सगे साथी पथ ना भूलो, पथ तुमको अब याद करेगा। तुमसे पुनः मिलन हो जाए दिल ऐसी फरियाद करेगा। आप सभी सुधीजनों को मेरा प्रणाम। इस मंच पर जिसका नाम है काव्य संध्या, कविता के रंग रामदरस मिश्र के संग, इसे आयोजित कर रहे हैं स्पोर्ट्स इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग वेब जर्नलिस्ट गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय एलुमनाइज और स्पोर्ट्स क्रीड़ा अध्यक्षता आदरणीय गुरुवर रामदरस मिश्र जी कर रहे हैं और संचालन कर रहे हैं आदरणीय ओम निश्चल जी। कार्यक्रम के आगे की पतवार ओम निश्चल जी को सौंपते हुए चंद पंक्तियां कहता हूं। तू गीत खुशी के गाता चल, खुद ही खुद पर हर्षाता चल। तू गीत खुशी के गाता चल, खुद ही खुद पर हर्षाता चल। यदि ग्रीष्म ऋतु की बात चले, तू किस घोड़े पर वो सवार, मुश्किल दिन रात चले। वो प्यास से व्याकुल रोम रोम, वो प्यास से व्याकुल रोम रोम, वो प्यास से व्याकुल रोम रोम हो यदि सूखते सूर्य सोम, हो यदि सूर्य सोम। जितना जल हो पास करे, जितना जल हो पास करे, हर बादल बरसाता चल। तो गीत खुशी के गाता चल, तो गीत खुशी के गाता चल। इन्हीं पंक्तियों के साथ आदरणीय गुरुवर रामदरस मिश्र जी को प्रणाम करते हुए मैं संचालन के लिए आमंत्रित करता हूं आदरणीय ओम निश्चल जी को। जी बहुत बहुत धन्यवाद रविशंकर जी। कविता के रंग रामदरस मिश्र के संग इस श्रृंखला की ये आज की कड़ी है और सानिध्य हम लोग अवगत हैं कि हिंदी के जाने माने कवि, हिंदी विश्व के विशिष्ट हस्ताक्षर रामदरस मिश्र जी कर रहे हैं। इको स्पोर्ट्स वेब जर्नलिज्म खालसा कॉलेज एलुमनाई दिल्ली विश्वविद्यालय का ये आयोजन है, इसका संयोजन स्मिता मिश्र करती हैं। तो हम रामदरस मिश्र जी का, स्मिता जी का स्वागत और अभिनंदन। कवि हैं जाने माने श्री बी आर गौड़ जी जो दिल्ली एनसीआर से हैं, जाने माने कवि हैं। श्री नरेश अग्रवाल जी जमशेदपुर से पधारे हैं, उनका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज के कवि हैं विवेक निराला जी जो प्रयागराज से हैं, उनका स्वागत और अभिनंदन। इससे पहले कि इस कार्यक्रम की हम विधिवत इसका शुभारंभ करें, इसके आयोजन का जो क्रम है वो बांसुरी पर मंगल ध्वनि से होता है। मंगल ध्वनि के लिए उपस्थित हैं डॉक्टर वेद मित्र शुक्ल, अंग्रेजी के एसोसिएट प्रोफेसर, दिल्ली विश्वविद्यालय। आपसे आग्रह है कृपया मंगल ध्वनि के साथ इस काव्य संध्या का शुभारंभ करें। श्री वेद मित्र जी। आज बांसुरी पर गुरुवर
गुरु जी को प्रणाम, गुरुवर रामदास मिश्र जी को प्रणाम, माता जी को प्रणाम। आप सभी को सादर नमन करते हुए आज बांसुरी की जो मंगल ध्वनि है कुछ इस प्रकार से हो सकती है, आप सबके सामने प्रस्तुत है। कृपया ध्यान चाहूंगा कि धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपको। आज राखी का त्योहार पूरा देश और पूरा विश्व मना रहा है, उसकी धुन आपने संजोई है बांसुरी पर मंगल ध्वनि के रूप में। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। अब दृश्य में रामदर्शी के साथ सरस्वती मिश्र जी भी उपस्थित हैं, उन्हें मेरा अभिवादन, इस पूरे सदन का अभिवादन। और जैसा कि हमारे सभी बंधुओं को ज्ञात है कि आज के हमारे आमंत्रित कवि हैं दिल्ली से और हिंदी के जाने माने सुपरिचित कवि बी.एल. गौड़ जी, हिंदी की युवा कविता के सशक्त हस्ताक्षर विवेक निराला जी जो प्रयागराज से हैं, और जमशेदपुर से श्री नरेश अग्रवाल जी, हिंदी के बहुत ही सुपरिचित कवि। और अभी जो आज का जो कवि समवाय है, खासतौर से जिसमें कि बी.एल. गौड़ जी हैं जो दिल्ली एनसीआर से ताल्लुक रखते हैं और इंजीनियर हैं, लेकिन साहित्य से उनका जुड़ाव भी एक खास तौर पे कहा जाए तो अचरज की तरह है। क्योंकि कोई भी आदमी साइंस और तकनीक की दुनिया से जब इस मन की दुनिया से जुड़ता है तो उसका एक खास मकसद होता है। जैसे जीवन का लक्ष्य होता है,
वैसे जीवन को रचने को सृजन करने का भी अपना लक्ष्य होता है। तो और उनके बारे में कि वे छंद में सिद्ध हैं, वे कविता के नए फॉर्मेट में सिद्ध हैं, वे नाटक लिखते हैं, यानी बहुत सारी गतिविधियों में ये तो उनका एक छोटा उपक्रम है कहा जाए तो। जीवन के इतने आयाम हैं, वे नाटक लिखते हैं, कविताएं लिखते हैं, गीत लिखते हैं, अनेक सामाजिक क्षेत्र में उनकी सार्थक उपस्थितियां हैं, वे बहुत ही मिलनसार व्यक्ति हैं। तो आज के कवि समवाय में एक ऐसा व्यक्ति हमारे पास है, और वे 85 साल के हैं, लेकिन 85 साल के बावजूद जो एक युवा मन उनका है वो आज आप उनकी कविताओं में देखेंगे। आज के कवि समवाय में विवेक निराला जी हैं, जिन निराला जी को हम एक पूर्वज कवि के रूप में याद करते हैं, और कविता के लिए उनकी देन को हम स्वीकार करते हैं, कविता की मुक्ति के बारे में, और जो कविता के विविध आयाम हैं उनकी अपने आप में उपस्थित महनीय रही है। और उन्हें निराला के वंशज यानी उनके प्रपौत्र विवेक जी यहाँ पर हैं। वे बहुत अच्छी कविता लिखते हैं, कम लिखते हैं लेकिन बहुत ही सार्थक, बहुत ही संवेदन सिद्ध कविताएं लिखते हैं। और वे प्रयागराज से हैं, बहुत पवित्र भूमि है, और इसके साथ ही इस समवाय को अपने रचनात्मक समृद्धि से आज भरने के लिए हमारे बीच नरेश अग्रवाल जी भी पेशे से व्यवसायी हैं, लेकिन मैं लगभग पिछले दशक से देख रहा हूं उन्होंने पहले सूक्तियों का संग्रह नहीं किया, बल्कि अपनी ही रची हुई सूक्तियों का संग्रह किया, जीवन में विविध क्षेत्र में काम आने वाली और वे संजो कर रखने वाली। उसके बाद उन्होंने कविताएं लिखना शुरू किया, और मुझे लगता है कि अब तक उनके 8 संग्रह आ चुके हैं। अभी हाल में उनके 2 संग्रह ज्ञानपीठ से आए हैं। तो और मुझे ये कहा जाए तो कवि को जैसे बांधा है विधु को किसने काली जंजीरों से, कवि को किसी भी क्षेत्र में डाल दीजिए, अगर उसका कविमन है तो कहीं से चोरी के कुछ क्षण वो जुटा लेगा कविता के लिए, क्योंकि कविता जीवन की सिद्धि का पाथी है उसके लिए। तो ऐसे कवि समवाय के बीच हम आज की संध्या आयोजित कर रहे हैं, और रामदर्श जी और उनकी धर्मपत्नी सरस्वती मिश्र जी इसके साक्षी हैं। उनके सानिध्य में, उनकी अध्यक्षता में ये कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। एक बार जरूर हम बता दें कि रामदर्श जी की ये इच्छा थी कि पिछला जो कोरोना समय था बहुत ही घातक था, लोग अपने अपने घरों में बंद थे, और रचनात्मक रूप से वे निरंतर सक्रिय रहे। उनकी 3-4 किताबें इस दौरान आई, लेकिन ये था कि सार्वजनिक उपस्थिति जो उनके घर पर लोग आ जाते थे अपॉइंटमेंट लेकर या बिना अपॉइंटमेंट लिए, वे नहीं आ सकते थे। तो रामदर्श जी को लगा कि ऐसा कोई उपक्रम हो जिससे वे खुद कवियों से संवाद करें। तो ये तकनीक जो हाल के समय में एक जीवनदायी तकनीक है लेखकों कवियों के लिए, उस तकनीक के माध्यम से वे जुड़ रहे हैं। इस श्रृंखला में अब तक लगभग 12 कड़ियां प्रसारित हो चुकी हैं, और इस कड़ी में ये जो संपन्न हो रही संध्या, इसमें आप इसके साक्षी हैं। तो आज की जो काव्य संध्या की शुरुआत है वो हम नरेश अग्रवाल जी से ही करना चाहेंगे। 1960 में नरेश जी जन्मे हैं, मूलतः कवि हैं, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि कई संग्रह प्रकाशित हैं, लगभग 8, और सूक्तियों के इनके कई संचयन हैं, कई स्तरीय पत्र पत्रिकाओं में हिंदी की जो भी हो सकती हैं उनमें प्रकाशित हैं। मरुधर के स्वर नामक एक पत्रिका का खुद संपादन करते हैं, और कई सम्मान उन्हें हासिल हैं, जिसमें हिंदी सेवी सम्मान, समाज रत्न, सुरभि अक्षर कुंभ, संकल्प साहित्य शिरोमणि, जयशंकर प्रसाद स्मृति सम्मान, हिंदी सेवी शताब्दी सम्मान, इन सारे सम्मानों से वे नवाजे गए हैं। पुस्तकों के वे बड़े शौकीन हैं। अक्सर उनसे जब मेरी बातचीत होती है तो कहते हैं अभी हाल में मैंने इतनी 20 किताबें खरीदी, और कभी कभी उसके फ्लैप भी भेजा करते हैं, जी आपने इसे देखा क्या। हाल में उनके कुछ संग्रहों से मैं गुजरा हूं, जिसमें एक तो सुबह की प्रार्थना सीरीज में 5 उनके संग्रह आए। निश्चित रूप से हर कविता उदात्त और ओज का एक विशिष्ट संयोजन है। प्रकृति और कुदरत के साथ तो वे प्रार्थनाएं कही जा सकती हैं, लेकिन हाल में इनकी ज्ञानपीठ से 2 संग्रह आए हैं, हथियार की तरह और हारता नहीं हूं कभी मैं, वो कल ही मुझे मिली, और
उसी कविताएं मैं देख रहा था, नरेश जी बड़ी हड़बड़ी में है क्या, एक साथ दो कविता संग्रह, कोई अंतराल नहीं। उसमें मेरी निगाह एक कविता पर गई। इसी कविता की पंक्तियों के साथ मैं नरेश अग्रवाल जी को बुलाना चाहूंगा। शीर्षक है लाश। यह लाश बहुत बड़े गुंडे की है, जितने खून किए इसने सभी इसके शरीर में शामिल, इसलिए बहुत भारी है। 4 लोगों से नहीं उठी अर्थी, भीड़ की भीड़ इकट्ठा, समाज सेवी और नेता भी, गाड़ी भी बहुत बड़ी सी, मालाओं का अंबार, श्रद्धांजलि के लिए कतार। ये लाश एक बहुत बड़े गुंडे की है। बहुत मुश्किल से खिसका ये भार जब एक ईमानदार ऑफिसर ने किया था इसका इनकाउंटर अपनी नौकरी गंवाकर। ये छोटी सी कविता है और इस कविता के साथ में नरेश अग्रवाल जी को, जो कि हिंदी के एक विशिष्ट कवि हैं, उनसे आग्रह है कि कृपया वे अपनी कविताएं सुनाएं। स्वागत नरेश जी। धन्यवाद जी। मेरी आवाज आ रही है सर? बिल्कुल, बहुत अच्छी तरह। आदरणीय दादाजी प्रोफेसर रामदास मिश्र जी, दादी जी, श्री ओम निश्चल जी, कवि विवेक निराला जी, कवि BL गौड़ जी एवं वेद मित्र शुक्ल जी, साथ ही उपस्थित सज्जनों सभी को प्रणाम करता हूं और मैं अपनी कुछ रचनाएं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। ये रचनाएं छोटी छोटी है, लेकिन उम्मीद है कि आप स्वागत। मेरी पहली रचना है उतना ही मुश्किल। रचना का शीर्षक है उतना ही मुश्किल। कितना आसान है सारी दुनिया को टीवी और मोबाइल पर देख लेना। कितना आसान है सारी दुनिया को टीवी और मोबाइल पर देख लेना। आसान है थोड़ी देर साथ रहकर भीड़ को संक्रमित कर देना। आसमान से उड़कर लाखों की हत्या कर देना। आसान है मीलों दूर बैठकर किसी की भी मृत्यु तय कर देना। कितनी सारी चीजें आसान होती जा रही। एक स्विच ऑन करना काफी पूरे शहर में जगमगाहट लाने के लिए। एक स्विच ऑन करना काफी पूरे शहर में जगमगाहट लाने के लिए। एक वाल्व को बंद करना काफी असंख्य नलों में सप्लाई रोकने के लिए। बहुत आसान है अदृश्य कीटाणुओं तक को मार देना। बहुत आसान है अदृश्य कीटाणुओं तक को मार देना। उतना ही मुश्किल एक आत्महत्या करते किसान को बचा लेना। उतना ही मुश्किल एक आत्महत्या करते किसान को बचा लेना। बहुत अच्छा भाई नरेश जी, बहुत अच्छा, बहुत मार्मिक। जी सर। मेरी दूसरी कविता है उसके सारे अंग हंस रहे थे। उसके सारे अंग हंस रहे थे। कुछ भी कहो उससे अच्छा या बुरा, वह हंसता ही चला जाता था। बार बार हंसता था, मुझे समझ में नहीं आया उसका हंसना। कुछ भी कहो उससे अच्छा या बुरा, वह हंसता ही चला जाता था। बार बार हंसता था, मुझे समझ में नहीं आया उसका हंसना। यह हंसी उसकी जेब से नहीं थी क्योंकि वह फटी थी। किसी आभूषण की भी नहीं थी क्योंकि लोहे की अंगूठी के सिवा कुछ नहीं था उसके पास। न चप्पल, न जूते, न कोई बड़ी सी चमकती चाबी। फिर यह हंसी कहाँ से आ रही थी? न चप्पल, न जूते, न कोई बड़ी सी चमकती चाबी। फिर यह हंसी कहाँ से आ रही थी? मैंने कारण पूछा तो फिर हंसा, बिना कुछ कहे आगे बढ़ गया। मैंने कारण पूछा तो फिर हंसा, बिना कुछ कहे आगे बढ़ गया। पीछे से उसकी कमीज उड़ रही थी जिसका निचला छोर होठ हिलाते हुए हंस रहा था। उसके सारे अंग हंस रहे थे। पीछे से उसकी कमीज उड़ रही थी जिसका निचला छोर होठ हिलाते हुए हंस रहा था। उसके सारे अंग हंस रहे थे। जैसे उपहास उड़ा रहे हों सारी दुनिया का। जैसे उपहास उड़ा रहे हों सारी दुनिया का। उसके सारे अंग हंस रहे थे। मेरी तीसरी कविता है पुनर्जीवन। जी जी, स्वागत। दादी की अंतिम विदाई के बाद कोई नहीं गया उसके कमरे में। कोई धन नहीं था वहां, चांदी सोने के सिक्के भी नहीं।
आभूषण के नाम पर हाथ की कढ़ाई वाली चमकीले तारों से आभूषण के नाम पर हाथ की कढ़ाई वाली चमकीले तारों से सजी साड़ियां, हाथों से काता हुआ सूत, धर्म ग्रंथ और इष्ट देवताओं की तस्वीरें। लड़कों में इस संपदा के बंटवारे के लिए कोई विवाद न हुआ। जो मन में आए वह उठा सकता था। लड़कों में इस संपदा के बंटवारे के लिए कोई विवाद न हुआ। जो मन में आए वह उठा सकता था। केवल पोता पूजा की घंटी लेकर उसे बजाता हुआ बाहर आया अपनी दादी को फिर से जीवित करने। केवल पोता पूजा की घंटी लेकर उसे बजाता हुआ बाहर आया अपनी दादी को जीवित करने। मेरी चौथी कविता है फर्क नहीं मिटा। सभी सोचते थे वोट के अधिकार से जूते पहनने वाले और नंगे पांव का फर्क मिट जाएगा, या सिर पर टोपी या सिर पर धूप सहने वालों के बीच का फर्क मिट जाएगा। सभी सोचते थे वोट के अधिकार से जूते पहनने वाले और नंगे पांव का फर्क मिट जाएगा, या सिर पर टोपी या सिर पर धूप सहने वालों के बीच का फर्क मिट जाएगा। वर्ष पर वर्ष बीतते गए, लाइन में लगकर लोग वोट डालते रहे, फिर भी फर्क नहीं मिटा। थोड़ा थोड़ा करके यह बहुत बड़ा हुआ, मुस्कुराहटें बहुत और बड़ी हो गई, दुख और बड़ा हो गया। थोड़ा थोड़ा करके यह बहुत बड़ा हुआ, मुस्कुराहटें और बड़ी हो गई, दुख और बड़ा हो गया। अभाव चंद किलो अनाज में सिमट गया, साथ ही बड़ों के द्वारा छोटों की खुशियां छीनना भी आसान हो गया। अब इनके पास नए तरीके थे, नए साधन मौजूद, नंगे पांव से चमड़ी भी उतार लेने के। सर समय हो तो एक दो कविता और पढ़ूं? नरेश जी एक दो कविताएं और पढ़ें जी। छोटी कविता है सर। बिल्कुल। उत्थान के नाम पर जी। उत्थान के नाम पर। सचमुच देश के लिए मैंने कुछ नहीं किया, सचमुच देश के लिए मैंने कुछ नहीं किया। सीमा पर कोई लड़ाई नहीं लड़ी, नेताओं की भीड़ में शामिल नहीं हुआ, अखबार नहीं पढ़ा, टीवी नहीं देखा, किसी विद्यालय में नहीं गया, किताबों की शक्ल तक नहीं देखी। सचमुच देश के लिए मैंने कुछ नहीं किया, सीमा पर कोई लड़ाई नहीं लड़ी, नेताओं की भीड़ में शामिल नहीं हुआ, अखबार नहीं पढ़ा, टीवी नहीं देखा, किसी विद्यालय में नहीं गया, किताबों की शक्ल तक नहीं देखी। दुख है लोगों ने मुझे इतना दूर रखा, दुख है कि लोगों ने मुझे इतना दूर रखा कि धर्म स्थल तक में भी प्रवेश नहीं दिया, उत्सवों में भी शामिल नहीं किया। उस एकांत में पड़ा रहा जिसके उत्थान के नाम पर समाज सेवी धन लूट रहे थे। उस एकांत में पड़ा रहा जिसके उत्थान के नाम पर समाज सेवी धन लूट रहे थे। क्या बात है, क्या बात, बहुत धारदार कविता है नरेश जी। जिसे अंतिम कविता है मेरी खुशबू। जी जी। खुशबू। मैं थोड़ी सी मिट्टी खोदता हूँ, आलू की खुशबू आने लगती है। मैं थोड़ी सी मिट्टी खोदता हूँ, आलू की खुशबू आने लगती है। पलटता हूँ इसे इधर उधर तो गाजर की खुशबू, तो कभी मूली की, तो कभी किसी अन्य सब्जी की। मैं थोड़ी सी मिट्टी खोदता हूँ, आलू की खुशबू आने लगती है। पलटता हूँ इसे इधर उधर तो गाजर की खुशबू, तो कभी मूली की, तो कभी किसी अन्य सब्जी की। कितनी सारी चीजों को स्वाद दिया है इसने अपने तन से, वर्षों वर्षों तक मुश्किल है ढूंढ निकालना वह हिसाब। कितनी सारी चीजों को स्वाद दिया है इसने अपने तन से, वर्षों वर्षों तक मुश्किल है ढूंढ निकालना वह हिसाब। फिलहाल तो इसे देखकर ही खुश हूँ, भविष्य भी इसका अमर। घर लौटने पर बचा कर लाता हूँ मुट्ठी भर वहां की मिट्टी, जिसमें है खुशबू श्रमिकों के पसीने की। घर लौटने पर बचा कर लाता हूँ मुट्ठी भर वहां की मिट्टी, जिसमें है खुशबू श्रमिकों के पसीने की। जी बस हो गया सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मौका दिया। बहुत अच्छा नरेश अग्रवाल जी, पहली बार मैंने आपको रूबरू सुना, आपको पढ़ता रहा हूँ और लगभग एक दशक से लगातार पढ़ रहा हूँ, आपसे बातचीत होती है। और कवियों के निकट आने के जो जो रास्ते हैं, उन रास्तों के फासलों को कम करते रहना चाहिए, ये मैं सोचता हूँ, और आज ये फासला कम हुआ है। बहुत आभारी हूँ आपको। और दादाजी का आशीर्वाद है कि मुझे मौका मिला पढ़ने का और कुछ।
जी जी हाँ, सर। वे आपको सुन रहे हैं और यही इसका प्रयोजन भी है। जी सर। और अब मैं मुखातिब हूँ उस कवि की ओर जिसके भीतर, जैसा कि मैंने कहा कि हमारे पूर्वज कवि निराला का रक्त है। कहते हैं हमारे पूर्वजों के गुण उसकी संततियों में उतरते हैं। किसी को उसका नाक नक्श, किसी को उसकी कोई आदत, कोई संस्कार मिल जाता है, और ये प्राय सभी परिवारों में कमोबेश होता है। संयोग से निराला जी के प्रपौत्र विवेक निराला में यह गुण सर्वाधिक है, लिखने पढ़ने वाला। अन्य गुण चाहे कम हो। यह एक बिंब है और ध्रुव तारा जल, इनके 2 संग्रह हैं। दोनों संग्रहों को मैंने पढ़ा है और पढ़ते हुए मुझे ये लगा था कि कभी उसी रास्ते पर चल रहा है जिस रास्ते पर कभी निराला जी चले होंगे अपनी कविता लिखने के पथ पर। उन्होंने इलाहाबाद के पथ पर पत्थर तोड़ती हुई जो महत्वपूर्ण कविता लिखी, जिसको कि प्रायः सबके जहन में है, उसके श्रम, पसीने और स्वाभिमान की दास्तान लिखी। उसी तरह से या कुकुर मुक्ते की साहबी को फटकारा, उसके पूंजीवादी रवैये को फटकारा। तो इस कवि यानी विवेक निराला में भी रोज घरों में सबका जूठा बर्तन मांजने वाली जो माई होती है, उसका एक अवलोकन है। तो बर्तनों का की मैल या मुलम्मा साफ कर उसे जितना चमकाती है, उतना ही खुद का उसका मुखमंडल बहुत मलिन और अंतर्मन झुलस लगता है। अपने समय की सभ्यता कवि को किस तरह से रुलाती है, इसका भी अनुभव उन्होंने दिया है। उनकी एक पंक्ति है, एक एक सांस भीख में मिली थी और हर कविता चीख में। तो मुझे याद आता है कि नरेश सक्सेना जी कहा करते हैं कि कविता की कसौटी वाह नहीं आह है। तो विवेक जी साधारण जीवन से मिथकों तक के आख्यानों में आवाजाही करते हैं, छोटी और मधुरी कविताएं लिखते हैं और अपने कवि की प्रामाणिकता के लिए एक ऐसी वर्णमाला की ओर जाते हैं कविता में जो कि विरल है। इसकी कविता का फॉर्मेट वही है, उसी फॉर्मेट में आपको अनूठा रचना है। जैसा किसी कवि ने कहा है कि सच बोलना भी लाजिम, जीना भी है जरूरी, सच बोलने की धुन में मंसूर हो न जाना। ये कवि इस हद तक इसके लिए साहसिक दिखता है कि विवेक निराला ये कह सकते हैं, मैं घृणा करता हूं जो फटकार कर सच बोलने वाली आवाज का गला घोंट देता है। इस पंक्ति को पढ़ते हुए मुझे कवि विजय देव नारायण शाही की पंक्ति याद आती है, जो फटकार का सच बोलने के आग्रही थे। एक बिंब इनका मुझे नजर आता है, जैसे मुझे लगता है कि आप शायद पसंद करें। प्रयाग तो घाटों और संगम का क्षेत्र है, एक दृश्य है। लिखते हैं विवेक जी, घाट पर पंडे थे जिनके रंग बिरंगे झंडे थे, उनके पास चंदन और तिलक का पूरा इंतजाम था। उनमें क्षोभ था मगर सदाशयता नहीं थी। मुक्ति कविता में थी और कविता घाट के बाहर। मुक्ति पर्व उनकी कविता है। तो कभी केदार जी की एक कविता है जिसमें वो कहते हैं कि जहां भी नजर जाती है कचरा ही कचरा नजर आता है। कहते हैं चलाना चाहिए अंतःकरण के गलियारों में एक सुदीर्घ स्वच्छता अभियान। विवेक जी में ये काव्य बोध है। वे कहते हैं कि अंतर मन में सफाई नहीं थी, जमी हुई काई थी, काई में थी फिसलन और इसीलिए था विचलन। तो ये जो इनकी कविता का बोध है विवेक जी का, जिसमें छंद भी है, तुक भी है, और वो तुक बेतुक नहीं है। आज कविता जिस राह पर जा रही है वो बेतुक न हो, बेशक वो तुकबंदियों में न घटित हो, तुकबंदी भी हो तो बेतुक न हो। इस सब की पूरी साधना एक कवि को करनी पड़ती है और निर्णय करना पड़ता है कि हम किस ओर हैं। तो विवेक निराला जी ऐसे कवि हैं जिनके पास कवि विवेक है। मैंने जैसा कि कहा था कि बहुत कम लिखते हैं लेकिन सार्थक लिखते हैं, चोटें करते हैं, बहुत धीमी, बहुत हल्की, और फटकार का सच कहने की साहस के साथ वे कविता के क्षेत्र में यानी मैदान में उतरते हैं। विवेक निराला जी का स्वागत और अभिनंदन। आभार ओम जी। मेरी आवाज जी से पहुंच रही है? आवाज थोड़ी सी और बुलंद कर दें तो थोड़ी सी और अच्छी आ जाएगी आवाज। आदरणीय रामदरस जी को प्रणाम करते हुए मैं
कविता पाठ का आरंभ करता हूँ। और जैसा कि ओम दादा ने परिचय दिया कि निराला के वंशज और रामकृष्ण जी के मौत। रामकृष्ण जी एक संगीत के अध्यापक थे गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में। पहली कविता उन्हीं को समर्पित। वाह वाह, बहुत अच्छा। बाबा और तानपुरा। घर के एक कोने में खड़ा रहता था बाबा का तानपुरा, एक कोने में बाबा पड़े रहते थे। घर के एक कोने में खड़ा रहता था बाबा का तानपुरा, एक कोने में बाबा पड़े रहते थे। तानपुरा जैसे बाबा, बाबा पूरे तानपुरा। बुढ़ाते गए बाबा, बूढ़ा होता गया तानपुरा। झूलती गई बाबा की खाल, ढीले पड़ते गए तानपुरे के तार। बुढ़ाते गए बाबा, बूढ़ा होता गया तानपुरा। झूलती गई बाबा की खाल, ढीले पड़ते गए तानपुरे के तार। तानपुरे वाले बाबा, बाबा वाला तानपुरा। असाध्य नहीं था इनमें से कोई भी। तानपुरे वाले बाबा, बाबा वाला तानपुरा। असाध्य नहीं था इनमें से कोई भी, बल्कि हमारी पीढ़ी में ही कोई साधक नहीं हुआ। अगली कविता है लेखन। एक जालिम तानाशाह के ठंडे निजी कमरे से बरामद कुछ चीजों में एक डायरी और कुछ कभी न भेजी गई चिट्ठियां थीं, जो शायद उसकी प्रेमिका को संबोधित थी। एक जालिम तानाशाह के ठंडे निजी कमरे में से बरामद कुछ चीजों में एक डायरी और कुछ कभी न भेजी गई चिट्ठियां थी, जो शायद उसकी प्रेमिका को संबोधित थी। डायरी के हर पन्ने पर लिखावट आंसुओं के रंग की थी। चिट्ठियों का हर अक्षर भावुकता से भीगा था। डायरी के हर पन्ने पर लिखावट आंसुओं के रंग की थी। चिट्ठियों का हर अक्षर भावुकता से भीगा था। अगर अनुमान भी प्रमाण है, तो हर हत्या के बाद संवेदनशील और हरेक चिट्ठी के बाद और निर्मम होता जाता तानाशाह जब लिखता था, तो वो अपने लेखन में हत्यारा क्यों नहीं दिखता था? क्या बात है, क्या बात। अनुमान भी प्रमाण है। हर हत्या के बाद संवेदनशील और हरेक चिट्ठी के बाद और निर्मम होता जाता तानाशाह जब लिखता था, तो अपने लेखन में वह हत्यारा क्यों नहीं दिखता था? बहुत खूब। एक और पासवर्ड। पासवर्ड जी, ये भी वंश परंपरा ही है। मेरे पिता के पिता के पिता के पास कोई संपत्ति नहीं थी। मेरे पिता के पिता को अपने पिता का वारिस अपने को सिद्ध करने के लिए भी 18 साल तक मुकदमा लड़ना पड़ा। मेरे पिता के पिता के पिता के पास कोई संपत्ति नहीं थी। मेरे पिता के पिता को अपने पिता का वारिस अपने को सिद्ध करने के लिए भी 18 साल तक मुकदमा लड़ना पड़ा था, जैसे उनके पिता को अपने होने की लड़ाई लड़नी पड़ी। बहुत बहुत। मेरे पिता के पास एक हारमोनियम था, जिसके स्वर ही उसकी संपत्ति थी। मेरे पिता के पास उनकी निजी नौकरी थी, उस नौकरी के निजी सुख दुख। मेरे पिता के पास एक हारमोनियम था, जिसके स्वर उसकी निजी संपत्ति थे। मेरे पिता के पास उनकी निजी नौकरी थी, उस नौकरी के निजी सुख दुख थे। मेरी भी निजता अनंत अपने निर्णयों के साथ इस पूरी निजी परंपरा में मैंने सामाजिकता का एक लंबा पासवर्ड डाल रखा है। हाँ, सामाजिकता का पासवर्ड बहुत अच्छा। एक और पढ़ने विवेक जी। तबला जी, खाल है जो खींच कर मढ़ दी गई है। मढ़ी हुई है मृतक की जीवंत भाषा।
मृतक के परिजनों का विलाप कस गया है इस खाल के साथ। किसी की खाल है जो खींचकर मढ़ दी गई है, मढ़ी हुई है मृतक की जीवंत भाषा। मृतक के परिजनों का विलाप कस गया है इस खाल के साथ। वादक की फूंक से नहीं, खाल के मालिक की आखिरी सांस से बज रही है वो बांसुरी जो संगत पर है। वादक की फूंक से नहीं, खाल के मालिक की आखिरी सांस से बज रही है वह बांसुरी जो संगत पर है। धा धा धिन धा, और तिरकिट के पीछे एक विषादी स्वर है। एक और कविता, मैं और तुम। जी जी जी। मैं जो एक टूटा हुआ तारा, मैं जो एक बुझा हुआ दीप, तुम्हारे सीने पर रखा एक भारी पत्थर, तुम्हारी आत्मा के सलिल में जमी हुई काई। मैं जो एक टूटा हुआ तारा, मैं जो एक बुझा हुआ दीप, तुम्हारे सीने पर रखा एक भारी पत्थर, तुम्हारी आत्मा के सलिल में जमी हुई काई। मैं जो तुम्हारा खंडित वैभव, तुम्हारा भग्न ऐश्वर्य, तुम जो मुझसे निस्संग मेरी आखिरी हार हो, तुम जो मेरा नष्ट हो चुका संसार हो। क्या बात, बहुत अच्छा। एक और कविता, दृश्यावली। जी जी जी। मैं लोक मंगल को संभाल कर जब जंगल पहुंचा तो सारे आदिवासी खदेड़े जा चुके थे। जंगल उद्योगपतियों को दिए जा चुके थे। पूंजी की आग में धधक रहा था जंगल। मैं लोकमंगल को संभाल कर जब जंगल पहुंचा तो सारे आदिवासी खदेड़े जा चुके थे। जंगल उद्योगपतियों को दिए जा चुके थे। पूंजी की आग में धधक रहा था जंगल। विकास की चमक दमक के पीछे 56 इंच की धमक थी और बहुमत का नमक। क्या बात। परिंदे अपने प्रिय पेड़ के साथ अग्निवार्ता करते हुए गिर रहे थे। आसमान में धुएं के काले बादल घिर रहे थे। क्या बात। हिंद केसरी का विशाल दंगल शुरू हो चुका था। धर्माचार्य पृथ्वी के बढ़ते तापमान से आहत मंडल बनाकर अपने कमंडल से ग्लोब पर जल छिड़काव कर ताप शमन कर रहे। तमाम टोटकों के बाद मंगल ग्रह पर यान पहुंच चुका था। गंगा में नहाकर लोग फंगल इन्फेक्शन ले आए थे। लोग अपनी सुविधाओं का बंडल बांधकर जीने की मासूम जिद में प्रतिरोध की बिना नाप की सैंडल उतारकर समझौतों के अपने काले कंबल में घुस गए। तमाम टोटकों के बाद मंगल ग्रह पर यान पहुंच चुका था। गंगा में नहाकर लोग फंगल इन्फेक्शन ले आए थे। लोग अपनी सुविधाओं का बंडल बांधकर जीने की मासूम जिद में प्रतिरोध की बिना नाप की सैंडल उतारकर समझौतों के अपने काले कंबल में घुस गए थे। अस्मितावादी विमर्शों के विशेषज्ञ हैरान थे और कम्युनिस्ट परेशान इस सिचुएशन को हैंडल कैसे करें। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और आखिरी कविता, आत्महत्या के बारे में सोचते। आत्महत्या के बारे में सोचते जी। आत्महत्या के बारे में सोचते हुए मैंने खनकते कलदार सिक्कों के बारे में सोचा जो छुपे थे, जिन्हें खोटेपन ने चलन से बाहर कर दिया। आत्महत्या के बारे में सोचते हुए मैंने खनकते कलदार सिक्कों के बारे में सोचा जो छुपे थे, जिन्हें खोटेपन ने चलन से बाहर कर दिया था। मैंने तारों सहित उलट गए आकाश के बारे में सोचा। मैंने सोचा चमगादड़ों की तरह लटके सूर्य और चंद्रमा के बारे में। आत्महत्या के बारे में सोचते हुए मैंने फूलों और तितलियों के बारे में सोचा। मैंने सोचा सूखे से दरख्त खेतों के बारे में। आत्महत्या के बारे में सोचते हुए मैंने फूलों और तितलियों के बारे में सोचा। मैंने सोचा सूखे से दरख्त खेतों के बारे में। मैंने जलते हुए जंगलों और विस्थापित लोगों, पूंजी और मशीनों और उद्योगों के बारे में सोचा। मैंने जलते हुए जंगलों और विस्थापित लोगों, पूंजी और मशीनों और उद्योगों के बारे में सोचा।
मैंने अपनी 2 कौड़ी की नौकरी और 4 पैसे की मध्यवर्गीय चतुर चुप्पी के बारे में सोचा। मैंने अपने हृदय की आग को जलाए रखने के लिए महंगे किरोसिन और सस्ती सी कुप्पी के बारे में सोचा। अपने घर परिवार से लेकर सारे संसार के बारे में सोचते हुए मैंने एक चिड़िया के बारे में सोचा। आत्महत्या के बारे में सोचते हुए मैंने खूब सोचा चिड़िया की उड़ान के बारे में, मगर अंत में पाया उम्मीद एक मरी हुई चिड़िया का नाम। क्या बात। मुझे लगता है कि मैंने अपना तयशुदा वक्त पूरा कर लिया। विवेक जी बहुत अच्छी कविताएं पढ़ी और बहुत मार्मिक कविताएं पढ़ी और मध्यवर्गीय चालाकियों और असमंजस और आत्मग्लानि से भरे हुए संसार के एक नायक के रूप में देखा आपने। असल में कविता अपने संकेतों में ही बात करती है, वो बहुत कुछ छोड़ देती है। वो गद्य का उपस्थापन नहीं है, गद्य लगती हुई भी वो कविता की वर्तुलता में संरचित होती है। बहुत दूर संकेतों के साथ भरी हुई आपकी ये कविताएं हैं और मैं कविताओं को बहुत आभार मानता हूं कि आपने इन्हें आज की काव्य संध्या के लिए दिया। बहुत धन्यवाद आपको। ये अच्छी बात है कि आज हमारे बीच पवन माथुर जी भी हैं, जो आदरणीय गिरिजा कुमार माथुर जी के सुपुत्र हैं और वे खुद साइंस और विज्ञान के विद्यार्थी और अध्यापक रहे हैं, लेकिन उनकी कविता में उतनी दिलचस्पी है। उनका स्वागत, अभिनंदन। इसे सुन रहे हैं और भी लोग, डॉक्टर श्रुति मिश्रा जो धर्म दर्शन विभाग बीएचयू से जुड़ी हैं, मुकुल अमलास जी जो पुणे से हैं, और बहुत स्वागत। डॉक्टर भारती सिंह जी बंबई से सुन रही हैं, वे भी बहुत सुधी कवित्री हैं। संयोग से आज गिरिजा कुमार माथुर जी का जन्मदिन है। एक ऐसे कवि जिनके भीतर अपार काव्य संसार था, बहुत सी शैलियां जो काव्य की होती हैं उनमें वे प्रवीण थे। मुझे तो उनकी वो पंक्ति बहुत याद आती है, मेरे युवा आम में नया भौर आया है, खुशबू बहुत है क्योंकि तुमने लगाया है। या उनकी वो जो लाइन है जिस पर कि आगे चलकर हिमांशु जोशी ने अपने उपन्यास का नाम रखा, छाया मत छूना मन होगा दुख दो नाम। गिरिजा कुमार जी के बारे में जिनका के शब्द सौष्ठ हो, अर्थ सौष्ठ हो, विचार सौष्ठ हो, तीनों में उनकी गति थी और आज उन्हें हिंदी विश्व याद कर रहा है। उनके प्रति हमारी प्रणति। पवन जी का स्वागत और ऐसे ही आते रहे हमारे इस काव्य उपक्रम में, जिसका सानिध्य रामदर्श जी किया करते हैं और उनके सानिध्य में ये कवि गोष्ठी चलती है। तो मैं इसलिए याद कर रहा था गिरिजा कुमार माथुर जी को, विशेषता आज के दिन उनका जन्मदिन है ही, उन्हें याद करने का एक उपक्रम यह भी है कि जो कविता की छंद शैली है, जिसमें मैंने कहा था हमारे विवेक जी के पास ऐसी हैं जो तुक से बहुत ही अर्थवान कविताएं खोज लेते हैं। ये सिद्ध करने के लिए हमारे पास सारी खपच्चियां हैं कविता की, निर्मित करें। तो गिरिजा कुमार जी की जो गीत में गति थी, प्रगीत में गति थी, काव्य के पूरे संतुलन को साधने की गति थी, वह गति जिस कवि में और है, और जिसके लिए कि मैंने बहुत सारे विशेषण दिए कि पेशे से इंजीनियर हैं लेकिन वे साहित्य से जुड़े हुए हैं, वे बड़े एक लगभग उद्योग की राह पर एक सफल उद्योगी पुरुष भी हैं, जिसके लिए कि कभी संस्कृत में कहा गया उद्योगिनम सिंहमुपैत लक्ष्मी। तो ऐसे बीएल गौड़ जी यहाँ पर हैं। 1936 में जन्म हुआ है। इस सदी को और पिछली सदी को बहुत ही गौर से देखा है, निकट से देखा है। और जैसा कि मैंने कहा कि रेलवे में लगभग 31 साल इंजीनियर रहे, स्वैच्छिक सेवानिवृत्त के लिए, और अपना खुद का गौड़ संस इंडिया लिमिटेड की स्थापना की, भवन निर्माण के क्षेत्र में आगे आए। और उनकी ये प्रतिभा है, उनका ये श्रम है, परिश्रम है कि जो उनके बारे में जानकारी है कि लगभग 40,000 मकानों का निर्माण उन्होंने किया है, जिसका श्रेय गौड़ साहब को है, इनके पुत्रों को है। द गौड़ सन टाइम्स अखबार भी निकाला करते और काफी, मुझे लगता है 1 दशक हो गए हैं, 1 दशक से ज्यादा हो गया है
उसको निकलते हुए इन सारी गतिविधियों के बाद वे चूंकि इलाहाबाद से साहित्य रत्न हैं, विद्यासागर की उपाधि उन्हें मिली है विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ से। साहित्य से जुड़ने के लिए उन्होंने, लेकिन उनका जो भीतर का जो कवि मन है उसके चलते उन्होंने गीत लिखे, उन्होंने कविताएं लिखी, उन्होंने मुक्तक लिखे और रुबाइयां लिखी और साहित्य की अनेक संस्थाओं से वे जुड़े, सक्रिय रहे। वे हिंदी एकेडमी में भी सदस्य रह चुके हैं। कई कविता संग्रह उनके हैं, एक दिन यूं ही, थोड़ी सी रोशनी, आखिर कब तक, कब पानी में डूबा सूरज, गाती हुई धूप, और इस तरह से ये जो कविता संग्रह हैं ये उनके कवि के निर्माण की प्रक्रियाओं में सहायक रहे हैं और जो उनकी कविता का स्थापत्य है उसके भी वाहक हैं। बहुत सारे सम्मान उन्हें मिले हैं, साहित्य साधना सम्मान, संपादन सम्मान, काव्य भारती सम्मान, साहित्य श्री सम्मान, उद्धव शिखर सम्मान, हिंदी सेवी सम्मान, ज्ञान ज्योति अवार्ड और अनेक। लेकिन इन सम्मानों के अतिरिक्त उनकी जो मिलनसारिता है, मैं भी उनके साथ, ये मेरा सौभाग्य है कि रेडियो में मैंने काव्य पाठ किया है, निकट से उन्हें देखा है। तो कविता की जो चित्तवृत्ति होती है, अगर चित्तवृत्ति नहीं है तो जैसा कि विवेक ने कहा कि हत्यारा होना जो वो अपने हत्यारे होने को नहीं लिख पाता है कवि, उसका अपना मुखौटा होता है, वो उसमें कविता में नहीं दिख पाता है। लेकिन कवि का जो चित्त है, जाहिर है कि उसका चित्त इतना शुद्ध है, अगर शुद्ध चित्त नहीं है तो कविता में उसके वह चैतन्य नहीं आएगा जिस चैतन्य से लोक मंगल की साधना संभव होती। इसलिए बीएल गौड़ जी इन सब सारी प्रक्रियाओं में जो काव्य की रचना प्रक्रिया का हिस्सा है उसमें सिद्ध हैं। उनकी कुछ पंक्तियां मेरे सम्मुख हैं कि मैं तो द्वापर की गीता हूं, तुमने पिए चषक अमृत के, मैं तो बचा गरल पीता हूं। हम दोनों ने महल बनाए, हीरों के झूमर लटकाए, जाने कितनी बार द्वार पर हमने बंधनवार सजाए। आज तृप्ति के भरे कलश तुम, खाली घट सा मैं रीता हूं, मैं तो द्वापर की गीता हूं। लेकिन इससे इनके कवि चित्त का एक पक्ष उपस्थित होता है। अभी जो कोरोना काल गया है, बहुत सारी कविताएं लिखी, यानी मुझे लगता है कि कम से कम 10-15 कविताएं मैंने पढ़ी। लेकिन बीच बीच में इनके भीतर जो प्रेरक संदेश देने वाली भावना है, जिसमें ये कहते हैं, जैसे हम याद करें, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मैंने देखा मन पर इनकी एक कविता है पूरी, जिसका एक अंश है कि मन को कभी न थकने देना, मन से राजमहल बनते हैं, मन से निर्मित होते मंदिर, मन से ताजमहल बनते हैं। लेकिन मैं जिस कविता से इनके कवि चित्त का आह्वान करता हूं वो ये है कि कवि अपने समय के सम्मुख कितना है। जो कोरोना समय बीता, बहुत सारी कविताएं मैंने पढ़ी, तुकांत हर धारा में, लेकिन एक कविता मुझे इनकी बहुत अच्छी लगी, सुगठित, संवेदनशील और मार्मिक। वो ये है कि गली गली सन्नाटा पसरा, ठहरे 8 पहर, 8 दशक में कभी न देखा ऐसा व्यापक डर। धोते धोते हाथ घिस गए फिर भी हुए न साफ, मुंह पर बांधा कपड़ा हमने छनकर आती सांस। कब तक हम ऐसे जिएंगे हरदम डर डर कर। इसी देश के कुछ बाशिंदे हुए प्रवासी लोग, दुखी सहचरी संग चल रही लेकर शिशु को गोद। केवल एक प्रश्न है मन में, कैसे पहुंचे घर। गली गली सन्नाटा पसरा, ठहरे 8 पहर, 8 दशक में कभी न देखा ऐसा व्यापक डर। इसका अंतिम है कि तपती हुई सड़क पर चलते पांवों में छाले, कठिन परिश्रम करने पर भी रोटी के लाले। क्या ये जीवित पहुंच सकेंगे अपने उजड़े घर। गली गली सन्नाटा पसरा, ठहरे 8 पहर, 8 दशक में कभी न देखा ऐसा व्यापक डर। तो ये जो समय के सम्मुख इनकी कार्रवाई है, इनका मन है, इनका कवि मन है, उसे मेरी हार्दिक प्रणति। और उन बीएल गौड़ साहब से जिनके भीतर गीत की धारा, छंद की धारा, कविता की धारा और जन सेवा की धारा सक्रिय है, और जिसकी ओर विवेक निराला जी कह रहे थे कि या शायद नरेश अग्रवाल जी, कि उद्योगपति के रूप में उसका जो दूसरा पहलू है
वो यहाँ पर नहीं है। जिस पूंजी के लिए हम उसकी पूंजी की आलोचना करते हैं वो पक्ष इनके यहाँ बिल्कुल नहीं है। वो नगण्य है, समाज सेवा है तो है, वो ब्रांडेड है। तो ऐसे कविश्री बीएल गौड़ जी साहब का यहाँ पर हार्दिक अभिनंदन। रामदास मिश्र जी के सानिध्य में, जिसका नाम है कविता के रंग रामदास मिश्र के संग, उसमें आपकी उपस्थिति का स्वागत, आपके कविता पाठ का स्वागत, आपके पूरे व्यक्तित्व का स्वागत, अभिनंदन। आप आए और कविताएं सुनाएं। सबसे पहले मैं प्रणाम करता हूँ डॉक्टर रामदास मिश्र को और सरस्वती जी को, जो मेरे बड़े भाई के समान है। और असल में अगर मैं ये कहूँ कि कविता के क्षेत्र में जो प्रेरणा मुझे उनसे मिली, जो मेरी सबसे पहली किताब थी आखिर कब तक, बल्कि उसका नाम उन्हीं का दिया हुआ है आखिर कब तक, उसमें मेरी मुख्य छंद रचनाएं हैं। तो मैं उन्हें पुनः प्रणाम करता हूँ और बाकी जो मेरे मित्र यहाँ बैठे हुए हैं सब, उन सभी को छोटे बड़े जो भी हैं उन्हें नमन करता हूँ। और सबसे बड़ी बात जो आज मुझे प्रभावित कर गई कि ओम निश्चल जी वास्तव में निश्चल मन है। जितनी कविताएं मुझे याद नहीं है वो उन्होंने यहाँ पढ़ दी, तो मैं उनका हृदय से आभारी हूँ। उन्होंने एक जिक्र किया कि उद्योगपति का या निर्माण के क्षेत्र में आने का, तो करीब 10 साल पहले मुरादाबाद में एक प्रोजेक्ट था। वहां दैनिक जागरण के एक पत्रकार ने मुझसे पूछा कि आप इंजीनियर हैं और कंकड़ पत्थर से रोजाना काम करते हैं, तो ये कविता कहाँ से आती है? तो मैंने उसे 4 पंक्तियों में एक जवाब दिया था कि पत्थरों की काट से जो शोर होता है, पत्थरों की काट से जो शोर होता है, समझ लीजिए कहीं निर्माण होता है। क्या बात! पत्थरों की काट से जो शोर होता है, समझ लीजिए कहीं निर्माण होता है। और सच कही है बात जो मैंने कही, ईंट पत्थर रेत में भी प्राण होता है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा। तो उत्तर प्रदेश में मेरा जन्म हुआ, उत्तर प्रदेश से आज भी उतना ही प्यार है, भले ही मैं दिल्ली में रहता हूँ, नई दिल्ली में रहता हूँ। करीब 35 साल का अरसा मैंने गाजियाबाद में गुजारा और वहां से गांव बहुत नजदीक था, तो आना जाना लगा रहता था। अचानक बच्चों ने फैसला लिया, हम दिल्ली आ गए और दिल्ली में भी आज कम से कम 11 साल हो गए। तो जब मैं दिल्ली आ गया, गाजियाबाद को छोड़ के, अंतर कुछ नहीं 20 किलोमीटर का था, तो निश्चल जी करीब 8 महीने कोई कविता ही नहीं लिखी गई। अच्छा। मतलब मन बड़ा अजीब सा रहा। तो एक दिन जब मैंने एक बनती हुई सड़क से मेरी कार गुजर रही थी, तब मैंने वहां एक कविता रचना की, तो वो पहले मैं आपको वो सुनाता हूँ। जी जी, स्वागत स्वागत। कि न जाने कब मुझे पगडंडियों ने ला धकेला राजपथ पर। क्या बात! न जाने कब मुझे पगडंडियों ने ला धकेला राजपथ पर, और तब से अनवरत चल रहा मैं पांव नंगे तप्त डाबर की सड़क पर। क्या बात, क्या बात! और तब से पांव नंगे चल रहा मैं तप्त डाबर की सड़क पर। यहाँ अंतर नहीं कोई अंधेरों में उजालों में, यहाँ हर शाम रूमानी छलकते जाम प्यालों में। क्या बात है, क्या बात है! कोई अंधेरों में उजालों में, यहाँ हर शाम रूमानी छलकते जाम प्यालों में। और कान फोड़ू बेसुरा संगीत, वो जो डीजे बजता है हर शादी में, हर तो कान फोड़ू बेसुरा संगीत, कोई सुर न कोई ताल। कान फोड़ू बेसुरा संगीत, कोई सुर न कोई ताल, नहीं कोई अदब कायदा डगमगाती बेतुकी सी चाल। कान फोड़ू बेसुरा संगीत, कोई सुर न कोई ताल। क्या बात! इससे पहले कि ये मंजर मुझे डस ले, ऐ मेरे छलने हुए मन, लौट चल तू फिर उन्हीं पगडंडियों पर। न जाने कब मुझे पगडंडियों ने ला धकेला राजपथ पर। क्या बात! यहाँ हर आदमी जो दिखता है नहीं होता। यहाँ हर आदमी जो दिखता है नहीं होता, जो होता है नहीं दिखता। क्या बात, क्या बात! यहाँ हर आदमी जो होता है नहीं दिखता, पर पा किसी के प्यार की मीठी चुभन,
वह अपने में नहीं होता। कभी वह सभ्य दिखता है, कभी वह सभ्य दिखता है तो लगता देवता का रूप, कभी वह सभ्य दिखता है तो लगता देवता का रूप, कभी वह छांव ममता की, कभी वह क्रूरता की धूप। न जाने क्यों हमें लगता, न जाने क्यों हमें लगता कि हम यहाँ आकर बने हैं टांड पर, न जाने हमें क्यों, न जाने यहाँ आकर हमें लगता कि, न जाने क्यों हमें लगता कि हम यहाँ आकर बने हैं टांड पर ताले लगे संदूक। न जाने हम यहाँ आकर बने हैं टांड पर ताले लगे संदूक। इससे पहले कि ये ताले खुले, इससे पहले कि ये ताले खुले और राज पोशीदा हमारे आम हों, वो मेरे प्यासे हिरन से मन और ढूंढने को ताल जल के लौट चल तू फिर उसी कच्ची सड़क पर। यहाँ की भीड़ करती प्रश्न, यहाँ की भीड़ करती प्रश्न, कौन हो तुम, नाम क्या है? यहाँ की भीड़ करती प्रश्न, कौन हो तुम, नाम क्या है? अजनबी से लग रहे तुम, इस शहर में काम क्या है? इससे पहले कि मैं इस भीड़ का हिस्सा बनूं, इससे पहले कि मैं इस भीड़ का हिस्सा बनूं, सुन मेरे पारद सरीखे मन, लौट चल तू फिर उसी परिवेश में। तीर नदिया के जहां पर नृत्य करते मोर, तीर नदिया के जहां पर नृत्य करते मोर, और धीरे धीरे मंद होता जा रहा जिंदगी का शोर। बहुत अच्छा। लौट चल फिर उन्हीं पगडंडियों पर। तो ये एक कविता थी जो मतलब, और एक जो कविता कई मंचों से अच्छी लगी और लोगों को कई बार रिपीट हुई जी। करीब 20-22 देशों की यात्रा मैंने की और ये कविता भी वहीं विदेश में ही लिखी गई। अपने देश में भी मैंने हिमखंडों को देखा, लेकिन वो एक विचित्र सीन था जो स्विट्जरलैंड में मैंने देखा कि जैसे किसी ने तीन खुम्बियों के ऊपर एक हिमखंड को लाद दिया हो। आसपास वहां कुछ नहीं था, बल्कि वो हिमखंड जो है, और धूप की पहली किरणों से वो जब उस पर पड़ रही थी तो धीरे धीरे दोनों तरफ एक धार पानी की वो गिर रही थी, जो नीचे जाके कहते हैं कि बड़ी नदी बन जाती है, जैसे हमारे यहाँ गोमुख से निकली हुई छोटी सी धार गंगा बन जाती। तो वहां ये कविता मैंने लिखी। तो देखें कि उस हिमखंड से मेरा वार्तालाप है। ए हिमखंड गलो मत ऐसे, ए हिमखंड गलो मत ऐसे, जैसे मेरी उम्र गली। ए हिमखंड गलो मत ऐसे, जैसे मेरी उम्र गली। मैं रोया तो व्यर्थ गया सब, मैं रोया तो व्यर्थ गया सब, तुमको फिर भी नती मिली। ये हिमखंड गलो मत ऐसे, जैसे मेरी उम्र गली। मैं रोया तो व्यर्थ गया सब, तुमको फिर भी नदी मिली। ये हिमखंड, ये हिमखंड। मुझ में तुम में अंतर केवल, मुझ में तुम में अंतर केवल, मैं भी कोमल तुम भी कोमल। मुझ में तुम में अंतर केवल, मैं भी कोमल तुम भी कोमल। तुम जन्मे सीधे अंबर से, अरे तुम जन्मे सीधे अंबर से, मैं भी किसी प्रणय का प्रतिफल, मैं भी किसी प्रणय का प्रतिफल। रूप हमारा भले अलग हो, रूप हमारा भले अलग हो, पर दोनों का उद्गम जल है। रूप हमारा भले अलग हो, पर दोनों का उद्गम जल है। तुमको भ्रम तुम अमर रहोगे, तुमको भ्रम तुम अमर रहोगे, पर जीवन तो पल दो पल है। तुमको भ्रम तुम अमर रहोगे, पर जीवन तो पल दो पल है। पालोगे तुम गल कर मंजिल, अरे तुम पालोगे गल कर मंजिल, मैं भटकूंगा गली गली। ये हिमखंड, ये हिमखंड गलो मत ऐसे, जैसे मेरी उम्र गली। मैं रोया तो व्यर्थ गया सब, तुमको फिर भी नदी मिली। और कुछ पंक्तियां हैं, अंतिम पंक्तियां जो है
कि पाकर ताप लगे तुम बहने, पाकर ताप लगे तुम बहने, पाकर दर्द लगा मैं कहने, पाकर ताप लगे तुम बहने, पाकर दर्द लगा मैं कहने, तुमने गल कर पाई नदिया, अरे तुमने गल कर पाई नदिया, मैंने दर्द बहाए अपने, मैंने दर्द बहाए अपनी। तुम सोते फैला कर चादर, क्या जानो तुम दुख धरती के, अरे तुम सोते फैला कर चादर, क्या जानो तुम दुख धरती के। तुम रहते आनंद मगन जो, तुम रहते आनंद मगन जो, जगमग घाट नदी रमती के। और मित्रों, जब नदी घाटों से दूर हो जाती है, दूर बहने लगती है, तो घाट सूने हो जाते हैं। जी जी जी। तो तुम रहते आनंद मगन जो, जगमग घाट नदी रमती के। एक दिवस जब मुड़ कर देखा, एक दिवस जब मुड़ कर देखा, पाई अपनी उम्र ढली, हिमखंड गलो मत ऐसे, हिमखंड गलो मत ऐसे, जैसे मेरी उम्र गली। मैं रोया तो व्यस्त गया सब, तुमको फिर भी नदी मिली, तुमको फिर भी नदी मिली। अब मुझे नहीं पता कि निश्चल जी कितना टाइम है, तो मैं जैसे कविता नहीं सुनाई आप, एक दो कविताएं, ऐसी बात नहीं। अब हम लोग डूब रहे हैं आपके वातावरण में। जो कविता आपने कहा था ना कि मन से ताजमहल बनते हैं, जी हाँ, वो मन वाली कविता सुना दें पूरे, उससे 4-5 बंद हैं। ये रेडियो जिंदगी जो है अमेरिका में, उसमें भी रिकॉर्ड है ये कविता जो है। जी, एक काव्य की पाठिका कह रहे हैं नीलम गुप्ता जी की, इसमें जीवन का छंद है, हृदय का छंद है जी आपकी कविता में। जी धन्यवाद, उनको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी। तो हमारे यहाँ ये कहावत है, जी जी नमस्कार जी, कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत जी। और जितनी भी हमारी योजनाएं बनती हैं सब मन से बनती हैं। हाँ। और जब मन मर जाता है तो हम मर जाते हैं। जी जी जी। रूप में कभी मरे, लेकिन जिस दिन मन मर जाता है उस दिन हम। तो ये कविता है कि मन से ताजमहल बनते हैं। जी, मन से ताजमहल बनते हैं। मन को कभी न थकने देना, मन को कभी न थकने देना, मन से राजमहल बनते हैं, अरे मन से राजमहल बनते हैं, मन से निर्मित होते मंदिर, मन से ताजमहल बनते हैं। क्या बात। और मन को कभी न थकने देना, मन के भाव बनाते मस्जिद, और मन के भाव बनाते मस्जिद, मन से गुरुद्वारे बनते हैं। और मन के जब हिमखंड गले तो, मन के जब हिमखंड गले तो, गल कर गंगा जल क्या बात है, क्या बात है। खंड गले तो गल कर गंगा जल जब मन की पीड़ा पिघलने लगती है तो जो आंसू बहते हैं, मैं उन आंसुओं को गंगा जल कहता हूँ। तो मन के भाव बनाते मस्जिद, मन से गुरुद्वारे बनते हैं। और मन के जब हिमखंड गले तो गल कर गंगा जल बनते हैं। अरे मन से उपजी प्रेम कथाएं, मन से उपजी प्रेम कथाएं, मन से जन्मी वेद ऋचाएं, मन से जन्मी वेद ऋचाएं, मन से उपजी प्रेम कथाएं। यदि मन पा जाए मन भावन, यदि मन पा जाए, यदि मन पा जाए मन भावन, हर पल स्वप्न महल बनते हैं, मन से राज महल बनते हैं, मन से ताज महल बनते हैं। मन के जब हिमखंड गले तो गल कर गंगा जल बनते हैं। और मन की मीत, मन का मीत अगर मिल जाए, मन का मीत अगर मिल जाए, नित सपनों में आए जाए, तब अंतस के प्रेम कुंड में सुंदर नील कमल खिलते हैं। और मन को कभी न मरने देना, मन से ताज महल बनते हैं। मन हारे तो
मन हारे तो हारे जीवन, मन हारे तो हारे जीवन, मन जीते तो बंजर उपवन। मन हारे तो हारे जीवन, मन जीते तो बंजर उपवन। और चाहत मन की बनी रहे तो, चाहत मन की बनी रहे तो दोहे गीत गजल बनते हैं। और मन को कभी न थकने देना, मन से ताजमहल बनते हैं। और मन के जब हिमखंड गले तो गलकर गंगा जल बनते। एक और कविता हो जाए। लोगों ने बहुत तन्हाई झेली कोरोना के काल में जी। और इस घर में अगर किसी के 4 कमरे हैं और 2, 4, 6 आदमी रहते हैं तो हर आदमी अपने कमरे में कैद हो गया। तो जब तन्हाई का मौका मेरा आया तो मुझे आदत नहीं अकेला जीने की, तो मैंने क्या किया, तन्हाई से दोस्ती कर ली। तो ये तन्हाई वाला गीत देखें आप कि ओ मेरी तन्हाई सुन, ओ मेरी तन्हाई सुन, जाने के सपने मत बुन। और उस कमरे में मैं हूं और मेरी तन्हाई 2 ही व्यक्ति रहते हैं। ओ मेरी तन्हाई सुन, जाने के सपने मत बुन, तेरे बिन लग जाएगा, अरे तेरे बिन लग जाएगा, जड़ चेतन दोनों को घुन। हम 2 ही तो हैं, जड़ है ये शरीर हो चेतन। ओ मेरी तन्हाई सुन, जाने के सपने मत बुन, तेरे बिन लग जाएगा, जड़ चेतन दोनों को घुन। अरे बिन तेरे अब चैन नहीं, बिन तेरे अब चैन नहीं, भाते अब दिन रैन नहीं। बिन तेरे अब चैन नहीं, भाते अब दिन रैन नहीं। ऐसी भीड़ निहारूं क्यों, ऐसी भीड़ निहारूं क्यों, जिसमें तेरे नैन नहीं। बिन तेरे अब चैन नहीं, भाते अब दिन रैन नहीं। अरे छोड़ न मुझको जाना तू, छोड़ न मुझको जाना तू, छोड़ न मुझको जाना तू, मत मुझको बिसराना तू। छोड़ न मुझको जाना तू, मत मुझको बिसराना तू। मुझको बहुत रुलाएगी, अरे मुझको बहुत रुलाएगी, तेरी पायल की रुंझुन। ओ मेरी तन्हाई सुन, ओ मेरी तन्हाई सुन। और सागर के गीले तट पर, सागर के गीले तट पर हमने अनगिन गीत लिखे। सागर के गीले तट पर हमने अनगिन गीत लिखे। पर उन मादी लहरों को, पर उन मादी लहरों को शायद वे सब नहीं दिखे। हमने सागर के तट पर हमने अनगिन गीत लिखे, पर उन मादी लहरों को शायद वे सब नहीं दिखे। आकर मिटा गई उनको, आकर मिटा गई उनको, पीड़ा बहुत हुई मन को। आकर मिटा गई उनको, पीड़ा बहुत हुई मन को। बजती रहती अब हर पल, बजती रहती अब हर पल, उन गीतों की प्यारी धुन। ओ मेरी तन्हाई सुन, जाने की सपने उन। और अंतिम पंक्तियां हैं। ओ फटने पर नींद खुली, ओ फटने पर नींद खुली, चिड़ियों के कलरव को सुन। ओ फटने पर नींद खुली, चिड़ियों के कलरव को सुन। अंगड़ाई ले तू बोली, अंगड़ाई ले तू बोली, सपनों की चादर मत बुन। क्या बात है, क्या बात। ओ फटने पर नींद खुली, चिड़ियों के कलरव को सुन। अंगड़ाई ले तू बोली, सपनों की चादर मत बुन।
अरे झगड़े छोड़ सकल जग के, झगड़े छोड़ सकल जग के, मन की डोर पकड़ कस के। झगड़े छोड़ सकल जग के, मन की डोर पकड़ कस के। भवसागर के तल से तू, भवसागर के तल से तू, सीप छोड़ बस मोती चुन, सीप छोड़ बस मोती चुन। ओ मेरी तन्हाई सुन, ओ मेरी तन्हाई सुन। बहुत तृप्तिदायक आपका काव्य पाठ, और छंद की पटरियों पर चलते हुए और कविता की धुन से जीवन की धुन को संवारते हुए, ये हमारी कविता की परंपरा है। शायद ऐसे ही गीतों के वातावरण में कभी निराला ने लिखा होगा, आज मन पावन हुआ है, जेठ में सावन हुआ है, और ये तो भादों है। तो ये तो जाहिर है बड़ा ही सरस मौसम है, और मन पर तो अगाध कविताएं लिखी गई हैं। मन तो मौसम सा चंचल है, नीरज ने लिखा था कभी, मन तो मौसम सा चंचल है, सबका होकर भी न किसी का। कभी सुबह का, कभी शाम का, कभी हंसी का, कभी रुदन का, और इसी भौरे की गलती क्षमा न यदि ममता कर देती, ईश्वर तक अपराधी होता, पूरा खेल दोबारा होता। प्यार अगर थामता न पथ में, उंगली इस बीमार उम्र की, हर पीड़ा वेश्या बन जाती, हर आंसू। मन का खेल है। बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत आभार आपकी उपस्थिति के लिए, आपके काव्य पाठ के लिए। निश्चल जी जी, एक इंटरनेशनल गीत वेबिनार है अभी 7 बजे। जी जी जी। तो मैं चाहूंगा कि रामदर्श जी मिश्र की 2 लाइनें मैं सुन करके और तब विदा लूंगा। अच्छा, डॉक्टर रामदर्श जी मिश्र को अभिवादन मेरा। और गौड़ साहब अभी एक लाइव सेशन में जाने वाले हैं, वे चाहते हैं कि आप 2 शब्दों में कोई बात कह दें जिसको संदेश की तरह अपने साथ ले जाएं। नहीं, अभी 15-20 मिनट है मेरे, अभी है तो अभी तो ठीक है, तो 15-20 मिनट में ठीक है। मैं 5 मिनट का समय लूंगा, फिर डॉक्टर साहब का समय है। ठीक है। प्रोटोकॉल इस काव्य गोष्ठी का है कि मैं अगर डॉक्टर रामदर्श मिश्र से कहता हूं कि अब आप संवाद करें कवि मित्रों से, तो कहते भाई तुम्हारी 2-4 लाइन नहीं हुई। नहीं, मैं चाहे उस गोष्ठी को छोड़ दूं, लेकिन उनका सुन के जाऊंगा। नहीं, बिल्कुल। तो बस वो जल्दी ही आने वाले हैं, आप हमारे साथ बने रहे, बहुत अच्छा है। और चूंकि ये एक स्थिति है कि डॉक्टर साहब कहते हैं कि ओम कुछ जो रचा हो सुनाइए, तो मैं कुछ पंक्तियां यहाँ निवेदित करता हूँ। आप सुनाइए। आदरणीय रामदर्श जी के लिए, आंटी जी सरस्वती मिश्र के लिए, और अपने सभी कवि मित्रों के लिए, एक प्रोटोकॉल के तहत। तो एक तो ये है कि जो आज का माहौल है उस पर एक बहुत ही ठेठ यथार्थवादी कविता है जो अफगान में हो रहा है, उस पर एक कवि दृष्टि है आप सबके लिए। उसमें कविता क्या है, विचार ज्यादा होगा, दृष्टिकोण ज्यादा होगा। इस सरेआम AK-47 धरती दिखती लाल, हत्यारों पर मगर फिदा हैं हड़वे और दलाल। क्या बात। सरेआम AK-47 धरती दिखती लाल, हत्यारों पर मगर फिदा हैं हड़वे और दलाल। बामियान की ढही मूर्तियों पर खामोशी थी, बुद्ध बहुत रोए पर करुणा में कंजूसी थी। बामियान की ढही मूर्तियों पर खामोशी थी, बुद्ध बहुत रोए पर करुणा में कंजूसी थी। औरत की चीखों पर भी विचलित न हुए तिक्काल। सरेआम AK-47 धरती दिखती लाल, हत्यारों पर मगर फिदा हैं भड़वे और दलाल। आतंकी साये में बस जीने की आदत थी, किसी रात और दिन यह अस्मत नहीं सलामत थी। डूब रही जो नाव दूर से लहराता हो पाल, डूब रही जो नाव दूर से लहराता हो पाल। सरेआम AK-47 धरती दिखती लाल। रह न सके वे सही सलामत भाई भाई थे, रह न सके वे सही सलामत भाई भाई थे। महादेश की छतरी के नीचे बलवाई थे, अमेरिका से मगर पूछता कोई नहीं सवाल, अमेरिका से मगर पूछता कोई नहीं सवाल। सरेआम AK-47 धरती दिखती लाल, हत्यारों पर मगर फिदा हैं भड़वे और दलाल। चीखें बदस्तूर जारी, काबुल पर कब्जा है, तालिबान ने छीन लिया शासन का दस्ता है। सड़कों पर हो रहे नागरिक
खुल्लेआम हलाल, सड़कों पर हो रहे नागरिक खुल्लेआम हलाल, सरेआम AK-47, धरती दिखती लाल। और लोकतंत्र की शव यात्रा है निर्मल कंधों पर, लोकतंत्र की शव यात्रा है निर्मल कंधों पर, मडरा रहा तालिबानी खतरा भूमंडल पर, सहमे सहमे देख रहे सब तालिबान की चाल, सरेआम AK-47, धरती दिखती लाल। और आखिरी है कि हत्यारों की खेप कम नहीं है बाजार सजा, पूरा उद्योग युद्धों का, हथियारों की खेप कम नहीं है बाजार सजा, अफगानों का इस दुनिया में कोई नहीं सगा, हर अफगानी भाग रहा है काबुल है बेहाल, हत्यारों पर मगर फिदा हैं भड़वे और दलाल, सरेआम AK-47, धरती दिखती लाल। तो ये कविता नहीं, ये अर्घ्य है आदरणीय रामदर्शन मिश्र जी के श्री चरणों में। और हम जानते हैं कि उनकी छतरी के नीचे, उनके सानिध्य में ये कवि गोष्ठी हो रही है। तो जैसा कि मैंने कहा कि हिंदी विश्व के एक ऐसे नागरिक हैं जिन्होंने पिछली सदी और इस सदी का साहित्यिक तापमान निकट से देखा। तो मैं अब रामदर्शन मिश्र जी से आग्रह करूंगा कि कवियों से संवाद करें और कुछ अपना उन्हें सुनाएं, संवाद की गतिमयता आगे बढ़े। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और अभिवादन रामदर्शन जी का। भाई गौड़ जी, ओम जी, नरेश जी, विवेक जी और मेरे प्रिय वेद मित्र जी, हर बार की तरह इस बार भी मैं आप लोगों के सानिध्य का सुख मिला और साथ ही इतनी अच्छी कविताओं का सुख मिला। आज मेरे लिए एक विशेष दिन है। जिस दिन मैं पैदा हुआ उस दिन 15 अगस्त भी था और पूर्णिमा भी थी, गुरुवार भी था। तो मैं समझता हूँ मेरा जन्मदिन राष्ट्रीय सांस्कृतिक दोनों दृष्टियों से मेरे लिए बहुत मूल्यवान है। और इसलिए मुझे सावन प्रिय है, फागुन बहुत प्रिय है। सावन प्रिय है इसलिए कि मेरा जन्मदिन है। खूब बारिश हो रही थी, झमाझम बारिश हो रही थी, और फागुन तो मेरे लिए फागुन है ही। तो क्योंकि मैंने कविता गीत से सीखी थी और मेरे सामने एक अच्छे गीतकार के रूप में गौड़ बैठे हुए हैं, इनके गीत पढ़ता रहता हूँ, तो उन गीतों की जो ताजगी है मुझे बहुत पसंद आती है। बाकी मुख्य छंद में जो कविताएं सुनी गई उनमें जो एक गहनता है वह मुझे बहुत प्रिय लगी। आज गिरिजा कुमार माथुर जी का जन्मदिन है, तो हम लोग इस संदर्भ में उन्हें याद कर रहे हैं। हम लोग याद करें। कौन माथुर जी उपस्थित है क्या? उपस्थित हैं कौन माथुर जी? जी उपस्थित हूँ। हाँ जैसे तो बहुत लगा आपका आना, आपके पिताजी को याद करना। बिल्कुल। तो मैंने कहा कि मैंने गीत सुनी थी और मेरा जन्म शुरू हुआ पावोस में, तो पावोस के एक छोटे से गीत से मैं शुरुआत करता हूँ। स्वागत। न माने बादरवा बरसे, न माने बादरवा बरसे, हौले हौले गगन झुक रहा, धरती उड़ती जाए। हौले हौले गगन झुक रहा, धरती उड़ती जाए,
फसल पुकारे मेघों को फसल बुलाए। क्या बात। फसल पुकारे मेघों को फसल को मेघ बुलाए। मैं परदेसी तुझे पुकारूं तू मुझको घर से, मैं परदेसी तुझे पुकारूं तो मुझको घर से, न माने भादरवा बरस है, न माने भादरवा बरस है। बहुत अच्छी बंदिश है। भीगी भीगी हवा बबूलों को छू छू बह जाती, भीगी भीगी हवा बबूलों को छू छू बहती, पीली पीली छाया जल में कांप कांप रह जाती, पीली पीली छाया जल में कांप कांप रह जाती। कांटों में फूले प्राणों को तू अपरस है, कांटों में फूले प्राणों को तू अपरस है, न माने भादरवा बरस है, न माने भादरवा। छायाओं की लहरों से घिर घिर दिन सारा कांपे, छायाओं की लहरों से घिर घिर सारा दिन कांपे, दर्द दूरियों का भर भर गीतों की धारा कांपे, दर्द दूरियों का भर भर गीतों की धारा कांपे। मैं निर्जन घाटी सा कांपूं ओ तेरे डर से, मैं निर्जन घाटी सा कांपूं ओ तेरे डर से, न माने भादरवा बरस है, न माने भादरवा बरस। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा डॉक्टर साहब। कहे जी जी कहे कौन लगा रहा है कह कहे, कौन लगा रहा है कह कहे, यह तो बाजार है, कौन लगा रहा है कह कहे, यह तो बाजार है, यहाँ हर चीज नाप तौल कर खरीदी बेची जाती है, यहाँ हर चीज नाप तौल कर खरीदी बेची जाती है। मुस्काने भी यहाँ मुस्काने चित्त के सहज प्रसन्नता तो नहीं फूटती, वे तो ओठों पर चिपका दी जाती हैं बिकने के लिए, वे तो ओठों पर चिपका दी जाती हैं बिकने के लिए। हाँ ही फूटती हैं तब जब आंखें सराय किसी फटे हाल बेबस की फटन से खेलने लगती हैं। ऐसे में कौन है जिसके ओठों से कह बरस रहे हैं, ऐसे में कौन है जिसके ओठों से बरस रहे हैं। सावन की झड़ी की तरह देखा एक फकीर था, देखा एक था जो गली के मोड़ पर कह कहे लगा रहा था, जो गली के मोड़ पर कह कहे लगा रहा था, बाजार की ओर मुंह करके चकित सी सोच रही थी, बाजार की बजाहट चकित सी सोच रही थी, ये किसका विसंगत राग मुझे बेचैन कर रहा है, ये किसका विसंगत राग मुझे बेचैन कर रहा है। मैंने पूछा किस पर कहे लगा रहे हो बाबा, मैंने पूछा किस पर कहे लगा रहे हो बाबा। अपने पर बच्चा, अपने पर बच्चा, मैं खुदा का बंदा इस बाजार में कैसे आ गया, मैं खुदा का बंदा इस बाजार में कैसे आ गया। वो फिर कहे लगाने लगा, और मुझे लगा कि मेरी खोई हुई कविता बरस रही है। क्या बात, मेरी खोई हुई कविता बरस रही है। एक और ये पूजा भवन थोड़ी सी लंबी है। खिड़की खुली हुई हो, पेड़ पौधों की सांसों और रंगत से भरी हवा कमरे में आती जाती हो, पेड़ पौधों की सांसों और रंगत से भरी हवा कमरे में आती जाती रहे, आसपास की हजारों के साथ मेरे मौन की लय बनी रहे, आसपास की हजारों के साथ मेरी मौन बनी रहे। कमरा सामानों के बोझ से आहत न हो, कमरा सामानों के बोझ से आहत न हो, चोरों का भय उत्पन्न करने वाले रुपयों
पैसों और जेवरों का भार लगा हो, हाँ मुझे ऐसे ही कमरे में अच्छी नींद आती है, हाँ मुझे ऐसे ही कमरे में नींद आती है, और दिन को लेखनी मन से अपनी यात्रा पर निकल पड़ती है, और देखनी प्रसन्न मन से अपने यात्रा पर निकल पड़ती है, और उसे अनुभव होता रहता है कि आसपास की दुनिया में क्या हो रहा है। उसे अनुभव होता रहता है कि आसपास की दुनिया में क्या है, कौन रात भर जागा है, कौन रात भर जागा है, कौन घर दिन में भी सो रहा है, कौन घर रात भर जागा है, कौन घर दिन में भी सो रहा है, किन में रात सपने हंसे हैं, किन आंखों में रात सपने हंसे हैं, किन में बन बनकर टूटे हैं, किन में बन बनकर टूटे हैं, कौन अपने को देख दूसरों का चैन बना है, किसने और चैन लूटे हैं। लेकिन ओ ईश्वर तुमने ऐसे इतने बड़े ऐश्वर्य दीप्त पूजा भवनों में कैसे हो, लेकिन ओ ईश्वर तुम इतने बड़े बड़े ऐश्वर्य दीप्त पूजा भवनों में कैसे रह लेते हो, कैसे सह लेते हो आसपास खड़े सोने चांदी के पहाड़ों के अट्टहास, कैसे सह लेते हो आसपास खड़े सोने चांदी के पहाड़ों के अट्टहास। अमीरों द्वारा चाहिए संपदा जहरीली सांसें छोड़ती रहती हैं, तुम्हें जो खिलाया पिलाया जाता है उसमें कितने ही गरीबों की आह भी होती है, तुम्हें जो खिलाया पिलाया जाता है उसमें कितने ही गरीबों की आह छुपी होती है। वो कैसे पचता है प्रभु, उसमें कैसे पचता है प्रभु। हाँ लेकिन तुम खाते कहाँ हो, हाँ लेकिन तुम खाते कहाँ हो, तुम्हारे नाम पर तो खाते हैं मोटे मोटे पेटों वाले पवित्रता पाखंडी, जिन्हें भूखे नंगे लोगों के वजूद में दुनिया भर का पाप दिखाई पड़ता है, जिन्हें भूखे नंगे लोगों के वजूद में दुनिया भर का पाप दिखाई पड़ता है। तो तुम्हें नहीं लगता प्रभु, तुम्हें नहीं लगता प्रभु कि जब तुम्हारा जयगान होता है और भक्तों के कामना कंपित हाथों से तुम्हारे भवन की घंटियां बजती हैं, और भक्तों के कामना कंपित हाथों से तुम्हारे भवन की घंटियां बजने लगती हैं, तो पास ही किसी बस्ती में भूख का मौन आर्तनाद गूंज रहा है। क्या बात। तो तुम्हारे पास ही किसी बस्ती में भूख का मौन आर्तनाद गूंज रहा होता है। टूटते ख्वाबों को संभालते संभालते तमाम आंखें पथरा गई होती हैं। तुम तो अंतर्यामी हो प्रभु, तुम तो अंतर्यामी हो प्रभु, सब कुछ जानते होगे। लगा कोई हंस रहा है, लगा कोई हंस रहा है। कौन हो भाई और कहाँ हो, कौन हो भाई और कहाँ हो। अपने भीतर तो देखो, अपने भीतर तो देखो। अरे प्रभु हाँ वत्स मैं हूं, अरे प्रभु हाँ वत्स मैं हूं। तो सुनो, पूजा भवनों में मैं नहीं, मेरे नाम पत्थर रहता है। तो सुनो, पूजा भवनों में मैं, मेरे नाम का पत्थर रहता है। उसे पूजने वाले पुजारी नहीं होते, मेरे नाम के व्यापारी होते हैं। उन्हें पूजने वाले पुजारी नहीं होते, मेरे नाम के व्यापारी होते हैं। मेरे पास श्रद्धा से अपने को देने नहीं, क्या क्या तो मांगने आते हैं, क्या क्या तो मांगने आते हैं। इनके उपहारों में इनके पाप की शर्त छुपी होती है, इनके उपहारों में इनके पाप मुक्त की शर्त छुपी होती है। अरे मैं तो सदा से उन्हीं हृदयों के सादे घरों में निवास करता हूँ। अरे मैं तो सदा से उन्हीं सादे हृदयों में निवास करता हूँ जिनमें त्याग की रोशनी होती है, जिन त्याग की रोशनी होती है, भूख का अंधकार नहीं, जिनमें खुला प्यार का खुला आकाश होता है, जिनमें ऊंच नीच तेरे तेरे की दीवार नहीं। क्या बात डॉक्टर साहब, बढ़िया हूँ बस। मिस्टर जी मैं आज्ञा चाहूंगा और डॉक्टर साहब को प्रणाम करते हुए, सरस्वती जी को दंड स्पर्श करते हुए। आप जो चले, मेरा हाल मैंने भी पूरा हो गया मेरा।
हाँ, काफी कविताएं हो गए। आप तो मेरा समय हो गया दूसरा जुड़ने के लिए, और फिर किसी दिन हमें निश्चल जी लाएंगे, फिर आप आएंगे। उनको बहुत बहुत नमस्कार। बिल्कुल और बिल्कुल नमस्कार जी। बिल्कुल। तो हम विदा देते हैं गौड़ साहब को, उनकी उपस्थिति के लिए बहुत आभार प्रकट करते हुए। और ये गोष्ठी जारी है। रामदर्श जी एक और कविता सुना रहे थे, वे अपनी कविता जारी रखें, हम इसे सामान्य तरीके से इस गोष्ठी का समाहार करेंगे। डॉक्टर साहब अपनी कविता सुनाएं जो सुनाने जा रहे थे। जी 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 जी। कविता बीज वो हंस रहा था, वो हंस रहा था। क्या बात है, ने पूछा। वो हंसता ही रहा। फिर बोला, उसकी मूर्खता पर हंस रहा हूं, उसकी मूर्खता पर हंस रहा हूं। किसकी मूर्खता पर? बात यह है बंधु, हम दोनों प्रतिस्पर्धी बीज एक साथ की इस गीली धरती पर आ गिरे। बात यह है बंधु, हम दोनों प्रतिस्पर्धी बीज एक साथ पाक की इस गीली धरती पर आ गिरे। मैं तो सरकता कुछ सोनी जमीन पर आ गया। मैं सरकता कुछ सोनी जमीन पर आ गया। वह मूर्ख सरकता कीचड़ आ गया। वो मूर्ख सरकता कीचड़ की ओर चला गया और धरती में समा गया। बेचारा मैं हंसने लगा। आप क्यों हंस रहे हैं? उसने पूछ। बस पड़े रहो, खुद जान जाओगे 2-4 दिन में। बस पड़े रहो, खुद जान जाओगे 2 दिन में। कुछ दिन बाद वहां पहुंचा तो देखा वो बहुत उदास, और उसे थोड़ी पर एक नन्हा पौधा हंस रहा था। उसे थोड़ी दूर पर एक नन्हा पौधा हंस रहा था। उसकी नन्ही लाल पत्तियां हवा में स्पंदित हो रही थी। क्या बात है, उदास क्यों हो दोस्त? क्या बात है, उदास क्यों हो दोस्त? क्या बताऊं बंधु, लगता है भीतर से सूख रहा हूं। क्या बताऊं बंधु, मैं भीतर से सूख रहा हूं और मेरे प्राण अब गए कि तब गए। तुमने एक दिन पूछा था ना मैं क्यों हंस रहा हूं? देखो, तुम्हारा प्रतिस्पर्धी दोस्त धरती के भीतर जाकर नष्ट नहीं हुआ। धरती के भीतर जाकर नष्ट नहीं हुआ। उसने अपने को एक पौधे के रूप में रख दिया। वह पौधा धीरे धीरे बड़ा होकर नार पेड़ बन जाएगा, फूलों और फलों से लद जाएगा। कितने ही लोग उसके शीतल छांव में अपनी थकान मिटाएंगे, गुनगुनाएंगे, परस्पर सुख दुख की बातें करेंगे, ऋतुएं और मौसम उससे जीवन संवाद करेंगे। पंछी फल खाएंगे, चहचहाएंगे, और उसके फलों में न जाने कितने और पेड़ समाये होंगे। यह तो पेड़ों की परंपरा है। तुम चाहते हुए सिमटे रहे अपने में। तुम नहीं जान सके कि जो देता है वही पाता है, और धरती तो अक्षर बनती है। उसके भीतर से जो जुड़ा है वो जीवन संगीत बनकर बाहर फूटता है और आग छा जाता है दिशाओं में। बहुत अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत अच्छी कविता सुना रहे हैं डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा। ये जो संवाद मूलकता है ये बहुत आनंद दे रही है। अभी कुछ नए मित्र हैं, उन्हें 2-4 मुक्तक सुना दे रहा हूँ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, उसके लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं बल्कि। नए नगर में आ पहुंचा, पहले से नाता टूट गया। क्या बात। नए नगर में आ पहुंचा, पहले से नाता टूट गया। लगी कंकड़ी फिर मेरे ठहरे
सुख का घट फूट गया। सारा कुछ समेट कर उस नगरी से यहाँ चला आया, लेकिन लगता है रह मैं स्वयं वहां पर छूट गया। लेकिन लगता है रह मैं स्वयं वहां पर छूट गया। समय के इम्तिहानों को सदा ही हम सितम समझे, समय के इम्तिहानों सदा ही हम सितम समझे। गमों ने जो दिए तोहफे न तुम समझे न हम समझे, जो दिए तोहफे न तुम समझे न हम समझे। जमाने को समझ लेने का दावा था हमें क्या, जमाने को समझ लेने का दावा था हमें, मगर अब लग रहा है दोस्तों हम कितना कुछ समझे, मगर अब लग रहा है दोस्तों हम कितना समझे। गुनगुना सा रहा यह दिन, गुनगुना सा यह दिन, यह कोई माया है क्या, गुनगुना सा रहा यह दिन, यह कोई माया क्या। हंस रहा है पास कोई अपना ही साया है क्या, हंस रहा है पास कोई अपना ही साया है क्या। फिर रही है हवाओं में भीनी सी महक, फिर रही है हवाओं में भीनी सी महक। हो रही आहट हृदय फिर कोई आया है क्या, हो रही आहट फिर कोई आया है क्या। अब ये एक लंबा सफर था मेरे दोस्तों, एक लंबा सफर था मेरे दोस्तों, राह चलती रही मोड़ खाती हुई। एक लंबा सफर था मेरे दोस्तों, राह चलती रही मोड़ खाती हुई। साथ होली हवा आग बन के कभी, साथ होली हवा आग बन के कभी, कभी प्यार से महमहाती हुई, कभी प्यार से महमहाती हुई। कंटकों ने किए चाक जब भी बसंत, कंटकों ने किए चाक जब भी बसंत, छा गए फूल बनकर बसंत देह पर। थक के बैठा जब भी मौत के पास में, जिंदगी आ गई गुनगुनाती हुई। थक के बैठा जब भी के पास में, जिंदगी आ गई गुनगुनाती हुई। बस आगे स्वागत हुए खेल से बाहर, हुए खेल से बाहर, अब तो क्या हारेंगे जीतेंगे। हुए खेल से बाहर, अब तो क्या हारेंगे क्या जीतेंगे। दे रहे पुष्ठा नए सिरे से क्या रीतेंगे, देते रहे पास जो पुष्ठा नए सिरे से क्या रीतेंगे। दर्द दर्द छोड़ जाता था दुख, आती थी हंसी सुखों की। दर्द छोड़ जाता था दुख, छा जाती थी हंसी सुखों की। दुख को सखा बना लो ऐमन, अब दिन ऐसे ही बीतेंगे। दुख को सखा बना लो ऐमन, अब दिन ऐसे ही बीतेंगे। बहुत खूब। दुख को सखा बना लो ऐमन, अब तो ये दिन ऐसे ही बीतेंगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और कितने कवियों ने कहा कि दुख ही जीवन की कथा रही, आह विरह कर आते हुए शब्द को निठुर विधि ने अक्षरों से है लिखा। तो विडंबनाओं का, व्यथाओं का कवियों से गहरा रिश्ता है, और इस रिश्ते के कारण ही शमशेर ने कहा कि तुम्हारी चोटें होनी है, हमारा सीना होना है। तो ये जो रिश्ता है कवि का, पीड़ा से, व्यथा से, संसार से, राग से, विराग से, ये मुझे लगता है कि कवि का शाश्वत प्रेम है, जो तमाम विषयों को पीकर अमृत निश्चित करता है, और उसी झरने में दुनिया नहाती है। और हो न हो, और ये सृष्टि भी ईश्वर की किसी छांदिक कविता का स्थापत्य जैसा है। सब कुछ लय में सुगठित है, सब कुछ प्रकृति और पुरुष के संतुलन में है। हम तो कर्ता नहीं है, हम दृष्टा हैं, हम भोक्ता हैं। मुझे लगता है कि संसार, जिसके लिए कवियों ने तो अपने को कहा कि हमारे काव्य संसारी कबीरे व प्रजापति, तो कवि एक अलग सृष्टा है।
क्योंकि ईश्वर दुनिया बना सकता है, दुनिया के दिमाग बना सकता है, दिल बना सकता है। दिल में तमाम तरह की जो अन्वितियां हैं, विविधताएं हैं, सोच और चिंतन की नई दिशाएं हैं। किसी चित्त का दूसरे चित्त से अलगाव है, लेकिन संवेदना का तल लगभग एक समान है, उसकी भाषा अलग है। और ये भाषा, ये शैली, ये शिल्प, ये चिंतन हमें कविता देती है, हमें कवि देता है। एक ऐसी सृष्टि में ले जाकर छोड़ देता है जहां पर हमारे सामने अनंत विस्तार होता है। हम उस विस्तार में अपनी कविता खुद करते हैं। तो मुझे लगता है कि एक ऐसी विरासत रामदास जी के पास है, जो हमारे पुरुष श्रेष्ठ, कवि श्रेष्ठ हैं और हिंदी विश्व के अनन्य नागरिक हैं। इस विश्व वसुधा पर जो कुछ अच्छा हो रहा है, शुभ हो रहा है, वो शायद मेरे ख्याल से कवियों की प्रार्थनाओं का प्रतिफल ही है। इसलिए रामदास जी के सानिध्य के लिए और उनके सानिध्य में इस कवि संगम के लिए बहुत बहुत आभार उनके प्रति कि वे यहाँ पर हैं। हमारे कवि मित्रों में श्री विवेक निराला जी, जो प्रयागराज से जुड़े, जो कि निराला जी के प्रपौत्र हैं, और हमने उनकी अच्छी कविताएं सुनी। हमने नरेश अग्रवाल को सुना, जो जमशेदपुर से हैं और जो बहुत ही आध्यात्मिक और बहुत ही नैतिक किस्म के आग्रहों के व्यक्ति हैं। व्यापारी और व्यावसायिक होते हुए भी अपने कवि को व्यवसाय के हवाले नहीं किया है, उसको सुरक्षित और अनिंद्य रखा है। बीएल गौड़ जी उसी स्तर के व्यवसायी और उद्यमी, जिनको हमने सुना उनके विविध रूपों में। तो ये बहुत अच्छी शाम आज फिर संपन्न हुई है रामदास जी के सानिध्य में, श्रीमती सरस्वती मिश्र जी के सानिध्य में, आप सभी कवि मित्रों और सज्ञों के सानिध्य में, जिसे पवन माथुर जी सुन रहे हैं, भारती सिंह जी सुन रही हैं, डॉक्टर श्रुति मिश्रा सुन रही हैं, हमारे बहुत सारे कवि मित्र यहाँ पर एकत्र हैं, वे सुन रहे हैं, अनीता रश्मि जी सुन रही हैं, और पूरा विश्व सुन रहा है कहा जाए। विश्व पटल पर ये उपस्थित होने वाला कार्यक्रम है, जो YouTube पर आगे भी सुरक्षित रहेगा। हमारे कवि मित्र इसे उलट पलट कर फिर देख सकते हैं। एक ऐसी तहरीर ये रची जा रही है, जैसा कि मैंने कहा कि रामदास जी सरीखा व्यक्ति, जो कि 98वीं पायदान पर इस समय उम्र के है, और जिसके भीतर एक ऐसा कवि मन है कि वे खुद अपनी आंखों से पढ़ लेते हैं, वे यहाँ घोषित भी कर चुके हैं, हाथ से अपनी सुलिखित लिखावट में कविताएं लिख लेते हैं, बात लेते हैं, सारे स्मृति के तंत्र सुरक्षित हैं। तो वे यहाँ पर हैं और सारे युवा कवियों को, विभिन्न पीढ़ियों के कवियों को सुन रहे हैं। ये हमारे लिए सौगात है, हमारे लिए एक प्रमाण की तरह है कि एक कवि विभिन्न पीढ़ियों के कवियों से संवाद के लिए इतना आग्रही होकर यहाँ पर बैठता था। इसी सभा में वो हमें सुनता था। आगे की ये जो बातें हैं, आगे हम लोग से याद करेंगे। तो ये बहुत अच्छा रहा। बहुत बहुत धन्यवाद रामदास जी के लिए, और इस कवि गोष्ठी के संयोजन के लिए जो उत्तरदायी हैं स्मिता मिश्र, जो संयोजक रामदास जी की बेटी भी हैं, एसोसिएट प्रोफेसर, खालसा कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय। उनसे आग्रह है कि ये अपने विद्यार्थी समूह, जो साहित्यिक संघ है उनका बना हुआ, उसकी ओर से जो आयोजन है, उसके लिए सभी लोगों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करें। और वे खुद एक कवयित्री हैं, वे अपने अपने कवियों को प्रकट नहीं करती हैं, कभी कभी अपने पिताजी की कविताओं के माध्यम से वे इसे थोड़ा सुरीला बना देती हैं। मैं आग्रह करूंगा स्मिता मिश्र से कि वे आए अपने धन्यवाद ज्ञापन और कवि ज्ञापन के साथ। ओम जी, मेरी आवाज आ रही है? बहुत बुलंद है जी। आज जीत की रात पहरुए सावधान रहना, ऐसे अमर कविता देने वाले गिरजा कुमार माथुर जी की स्मृति को प्रणाम। पवन सर यहाँ पे उपस्थित हैं, बहुत आनंद आया, और मैं अपने को गौरवान्वित महसूस करती हूँ कि मैंने गिरजा कुमार माथुर जी का सानिध्य प्राप्त किया है, उन्हें देखा है, उन्हें सुना है। वाणी विहार में, उत्तम नगर में अनेक कवि गोष्ठियों में आए हैं, तो ये मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है। आज की गोष्ठी ओम जी ने
हमेशा की तरह एक सार्थक संचालन किया। और सबसे बड़ी खास बात यह है कि हर कवि को ये लगता है कि जितना आप उनके बारे में शोध करके बोलते हैं, इतना गर्व महसूस होता होगा, मुझे ऐसा लगता है हर कवि को, कि सामने वाला जो भी संचालन कर रहा है वो कितना उसने मेहनत की यहाँ पे। वरना कई बार तो मैंने जब पापा को अकादमी पुरस्कार मिला तो ऐसे ऐसे पत्रकार भी देखे, अनफॉर्चुनेटली लड़कियां भी थी उसमें, कि जो पापा से आके पूछते थे आपने क्या लिखा है। बहुत अच्छा। तो मैं अगर साथ में होती तो मैं कहती थी पहले पढ़ के आइए, आप यहाँ पे आए क्यों? पहले इसको जान के तो आइए। तो ऐसे हमारे ओम जी की उपस्थिति किसी भी कार्यक्रम को इतना महत्व, इतना स्तर ऊंचा कर देती है। मैं सबसे पहले आप ही को आभार प्रकट करती हूँ। वेद जी की मंगल ध्वनि पूरे कार्यक्रम को एक मांगलिकता प्रदान करती है हमेशा से। मैं उन्हें भी प्रणाम करती हूँ। निराला जी के प्रपौत्र विवेक निराला जी, ये नाम सुनने से ही एक मन में, एक शरीर में एक झुरझुरी सी पैदा हो जाती है, एक रोमांच आ जाता है कि हम विवेक जी के जरिए उस महत व्यक्तित्व तक पहुंच पा रहे हैं। तो मैं उन्हें प्रणाम करती हूँ। नरेश अग्रवाल जी, ओम जी ने बताया कि ये बहुत एक रेयरेस्ट बड़ा एक कॉम्बो होता है, एक समन्वय होता है कि एक उद्योग जगत जहां पर इसे अन्यथा न लिया जाए तो तमाम तरह की निर्ममताओं को भी एक कार्य में लिया जाता है। तो उन सारी चीजों से बचते हुए एक संवेदनशील कवि का मन बचाए रखा जाना, तो ये बहुत बहुत साहस का काम है। मैं उन्हें भी प्रणाम करती हूँ। बीएल गौर जी तो हमारे बड़े आत्मीय हैं। उनके गौर सन्स टाइम्स अखबार को मैंने ही 2 साल एक शेप दिया, आकार दिया, और उनके साथ काफी आत्मीयता हमारे परिवार की है। और वो भी इतने बड़े उद्योगपति हैं, लेकिन एक इतने उनके पैर जमीन पे टिके हुए हैं, आप अंदाजा नहीं लगा सकते, क्योंकि हम तो बहुत निकट से जानते हैं कि इतनी बड़ी विशाल विशाल अट्टालिकाओं, नगरों की स्थापना उन्होंने कर दी है। और उसके बीच में जाएं तो वो जिस तरह से बात करते हैं तो लगता है कि अपना कोई गवाही आत्मीय व्यक्ति है जो हमसे मिल रहा है। मैं उन्हें भी प्रणाम करती हूँ। और आपने जैसे पापा ने कहा कि अब तो दिन ऐसे ही बीतेंगे, बहुत तकलीफ होती है अपने माता पिता को कमजोर होते देखना, बड़ा एक बड़ी पीड़ा सी होती है मन में। तो मैं पापा से अक्सर जब मैंने पापा की रचनाएं भी पढ़नी शुरू की तो उसमें जब कोई त्रासद स्थिति आती थी तो मैं पापा से कहती थी, पापा आप लिख रहे हैं कहानी, आप लिख रहे हैं उपन्यास, ये त्रासदी को बदल दीजिए, ये ऐसे नहीं होनी चाहिए। बड़ी तकलीफ होती थी। तो पापा बोलते थे ये मैं नहीं लिखता, मैं शुरू करता हूँ फिर ये अपने आप लिखवाते हैं, मैं नहीं कर सकता। तो उस समय बातें समझ में नहीं आती थी। तो धीरे धीरे चीजें समझनी शुरू हुई। तो लेकिन इसके बावजूद अब ये एक प्रयास रहता है कि माँ पिता जिस भी रूप में रहें, साथ में रहें और एक स्वस्थ रहें, स्वस्थ मानसिकता से रहें। तो इसलिए बड़ी हमने कोशिश की कि ये एक सिलसिला, क्योंकि हमारे पिताजी के मित्रों में 15-16 साल के जो लेखक होते हैं छोटे छोटे, वहां से लेकर के इनके वय तक के सभी इनके मित्रों में शुमारी होती है। जो कोरोना काल से पहले दिन भर में आवाजाही होती रहती थी, माने ऐसा होता है कि गैस पर चाय चढ़ी ही रहती थी। तो वो जो कोरोना काल के कारण जो शून्यता आई, तो वह जो एक मुझे लगा कि पिताजी को कैसे बैक टू एक जो मेन स्ट्रीम है उसके साथ जोड़ा जाए, क्योंकि माँ तो दिन भर अपने में काम करके उसमें रम जाती हैं, लेकिन पिताजी के लिए तो ये मुझे लगा कि अभी भी जैसे थोड़ा सा स्वास्थ्य उनका थोड़ा सर्वाइकल का पेन है, लेकिन
कवि गोष्ठी का समय होना है तो उसके लिए वो अपनी तैयारी समय से शुरू कर देते हैं। ये एक अप्रैल से ये सिलसिला शुरू है हर रविवार को, उसके लिए मैं फिर से पुनः आभार ओम जी का करती हूँ। तो पापा की ही एक हमेशा एक मैं छोटी एक कविता से समाहार करती हूँ। 29 जुलाई 1977 को लिखी गई कविता थी, बड़ी प्रसिद्ध कविता उनकी है। कलम। हमारे हाथ में सोने की नहीं सरकंडे की कलम है। हमारे हाथ में सोने की नहीं सरकंडे की कलम है। सरकंडे की कलम खूबसूरत नहीं सही लिखती है। वो विरोध के मंत्र लिखती है, प्रशस्ति पत्र नहीं लिखती है। हम कटघरे में खड़े हैं, खड़े रहेंगे। हम कटघरे में खड़े हैं, खड़े रहेंगे और कटघरे में खड़े हर उठे हुए हाथ को अपने हाथ में ले लेंगे। राजा कौरव हो या पांडव, हम तो सदा वनवास ही लेंगे। क्या बात। तो बहुत पापा की ये जो एक रचना यात्रा है और यह हमें भी ताकत देती है, अपने समय को भी ताकत देती है। और तमाम जो नए रचनाकार जो आ रहे हैं, मेरे भी तमाम विद्यार्थी जो नए लिखते हैं, तो कई बार नए लिखने वालों के साथ संकट ये होता है कि जो मंच पर जो कविताएं जो चलती हैं, टीवी पे जो आती है, वो उससे बड़े प्रभावित हो जाते हैं। या बड़ी पॉपुलर जो एक स्टैंड अप कॉमेडी वाली जो कविताएं होती हैं उससे बड़े हो जाते हैं, उनको लगता है शायद यही कविता है। तो उनके लिए भी समझने और समझाने के लिए भी बड़ा जरूरी था कि कविता की गंभीरता क्या होती है और वास्तविक कविता क्या है। तो मुझे लगता है कि ओम जी के नेतृत्व में मैं उनको कुछ ना कुछ वे दिशा निर्देश जरूर प्राप्त कर रहे हैं और गंभीर किस्म की कविताएं कर रहे हैं। और पिछले तमाम संचालन में मेरे ही विद्यार्थी रविशंकर ने जिस तरह से ओम जी का संचालक देख देख करके जिस तरह से उसने अपनी ऊर्जा प्राप्त की है, ताकत प्राप्त की है, विकास किया है, मैं उसे भी बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और अगले रविवार को हम पुनः मिलेंगे। खालसा कॉलेज की एलुमनाई की ओर से मैं आप सबका आभार प्रकट करती हूँ। बहुत धन्यवाद इस सुसंयोजन के लिए स्मिता मिश्री को बहुत धन्यवाद। एक बार हमारी ओर से भी सभी को आभार। अगले रविवार हम लोग इसी तरह एक अनूठी काव्य संध्या के साथ फिर होंगे। सानिध्य में रामदर्श जी होंगे, हमारी आंटी जी सरस्वती जी होंगी और सब यही वातावरण रहेगा। हम आपकी प्रतीक्षा करेंगे। आपको अभिवादन और शुभ रात्रि, शुभ संध्या। सादर नमन, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, प्रणाम।